ओके, अब तो आ गया। सर नहीं आया, अभी नहीं आया। मैं नहीं, इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश में भी नहीं, हाँ इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो बंगाल में डैम के बारे में उन्होंने कुछ पूछा है, मगर उसका कोई ठीक से प्रश्न हमारे पास नहीं आया सर। हिंदी में नहीं आ रहा। पूछ लीजिए आप। अरे एक मिनट रुको ना, एक व्यवस्था दे दें। हिंदी में नहीं आया? नहीं आया सर। एक मिनट, कोई बात नहीं, कुछ टेस्ट में गड़बड़ होगी, दोबारा एक बार बोल लें। और एक बार 3 साल का एक बार। आपका तो अच्छा है ना, 3 बार आप उठ गए। 3 बार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। फ्रीक्वेंट एंड अब आज सुन पा रहे हैं क्या हिंदी में सर? आप वो चेंज, एक मिनट इसको, एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट। सभी माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि सभी के आगे, आपके फ्लोर के आगे कौन सी लैंग्वेज पे कौन से नंबर पे है वो डेस्क बोर्ड पर है। एक बार 2 बार, एक मिनट रुकें, एक बार 2 बार और कोशिश कर लें। कोई भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप टेबल ऑफिस पर लिख कर दे दें, हम उसकी परेशानी को दूर करेंगे और व्यवस्था को बेटर करने का काम करेंगे। हाँ बोलिए माननीय मंत्री महोदय। सरफेस करके रखा था हिंदी के ऊपर, मगर पहले प्रश्न में तो आया था, बाद में इसके ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं आई। अब एक मिनट दोबारा पूछ लें आप। नहीं सर, हम DVC में जो रिलीज होता है वो सभी राज्यों के समन्वय के साथ किया जाता है, और उसी के कारण वो अंतर्गत ही वो अगर स्पेसिफिक कोई प्रश्न पूछेंगे कि कहाँ रिलीज होना चाहिए, तो उसके लिए हम उसको अलग से जवाब दे सकते थे, पर उसका प्रश्न उसके लिए नहीं है स्पेसिफिक। ओके, जगदेव पाल जी। मैं बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय। ये विषय मुझे एक मिनट जगदेव पाल जी, एक मिनट, ये मुझे विषय लगता है बहुत गंभीर विषय है और कई माननीय संसद सदस्यों के क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है, इसलिए सप्लीमेंट्री भी काफ़ी आई है। इस पर कभी आप लिखेंगे तो विशेष। एक मिनट, मेरी आवाज़ इतनी है कि आप बिना लाउड स्पीकर के बोल रहे हैं माइक के। हाँ दोबारा पूछे। मैं आपका आभारी हूँ, डॉक्टर आनंद कुमार जी का आभारी हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के संबंध में एक सवाल पूछा है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि हमने बहराइच को कितना पैसा दिया है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज का एक मिनट इसको व्यवस्था को ठीक करें। अब आगे है जगदेव पाल जी। नेपाल से जो हमारे भारत की सीमा है करीब 1465 किलोमीटर है। उत्तराखंड के टनकपुर से लेकर संजय जायसवाल जी के रक्सौल तक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नेपाल की नदियां हैं, चाहे कोसी हो, बाणगंगा हो, राप्ती हो, सरजू हो, इन नदियों का जो ऊपर से पानी आता है उसके कारण जो भारत की सीमा के सिद्धार्थनगर या बहराइच, बलरामपुर, वो नदियां अपनी कोर्स बदलती रहती है, मेंडरिंग होती रहती है, जिसके कारण कई गांव फिर वो नदी के कैचमेंट में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी नीति है कि वो गांव जो बाढ़ के कारण नेपाल और उसके पूरे गांव एकदम वॉश आउट हो जाता है, सारी खेत, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए राज्य सरकार करेगी? आप तो बड़े नेता हो। नहीं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन भी राज्य सरकार करती है, एक नीति की बात ना माननीय मंत्री महोदय। हाँ, इन्हीं के अंडर में है। माननीय अध्यक्ष जी, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब बाढ़ के कारण जो भी प्रभावित होते हैं, जो एरिया प्रभावित होता है, उनको अगर कोई सहायता करनी है वो हमारे इसमें नहीं आता है। मगर बाढ़ रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर ही वहीं पर व्यवस्था करते हुए बाढ़ को उसका कम प्रभाव नीचे तक आए, उसके लिए कई योजना की गई है।
और उसके ऊपर जहाँ भी आवश्यकता होती है और जब राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर फंड मांगा जाता है तो सीवीसी तय करती है कि इसके अंदर आवश्यकता है तो उसको हम तकनीकी सहाय और फंड उसको आवंटित करते हैं सर। अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने सभी ने देखा होगा अध्यक्ष जी कि पिछले कुछ वर्षों में 2-3 वर्षों में हिमाचल में बहुत बाढ़ भी आई सतलुज और ब्यास नदी में, जिसके कारण जो तटीयकरण पहले हुआ था उसको भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो खनन माफिया है और टिम्बर माफिया जो है, जैसे पुष्पा फिल्म में हजारों पेड़ एक साथ आ गए थे, वैसे लगा हिमाचल प्रदेश के बांध में एकदम से हजारों पेड़ आ गए। तो जो वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, टिम्बर माफिया के कारण भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपदा के कारण भी, जो राष्ट्रीय जिसको आज तरह से आपदा घोषित करने की बात करें, उसके बाद सर जो तटीयकरण की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि अब तक आपने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को तटीयकरण के लिए दिया है और आगे के लिए आपका कुल बजट तटीयकरण के लिए देश भर के लिए क्या है? एक सर मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर, कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज, मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके नो आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी के अभी जांच करवाई जाए सर, अभी जांच करवाइए ना सर। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाता है तो उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन्यवाद। सदन में बैठ के सर सिगरेट पी प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज बैठिए, प्लीज नो नहीं पाली माननीय सर, प्लीज माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। ओके, माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। माननीय सदस्य जी ने जो हिमाचल के बारे में पूछा था, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाएगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। माननीय मंत्री महोदय, श्रीमती सजदा अहमद जी का जो प्रश्न का उसका उत्तर आप उनको लिखित में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 163 श्री शशिकांत सेंथिल, आपके लिए भी रोक लगाई है। Question number 163, sir. Question number 163, sir. Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been some blocks being put under bid for exploration of oil and natural gas. One of such blocks is in a very sensitive portion in the Gulf of Mannar, which is known as a biosphere reserve. Just like we have reserved forest outside, this is a biosphere reserve inside the ocean. And it is a very sensitive, because it is absolutely important for the fisher folk of Tamil Nadu. In fact, in the Niti Aayog itself has declared this particular wedge bank and Gulf of Mannar as to be the most sensitive portion, which cannot be affected for any reason. Sir, the minister has replied to me, and Honorable Minister has also said that this is not in the boundary of that portion, but I want to bring it to the notice of the Honorable Minister. This area is so sensitive that any exploration, anything which you do nearby will affect the fishermen in a long way. In fact, he is also silent about the letter written by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to the Petroleum Ministry to leave this particular CYDWP HP 2024/1, this notification outside. But I don't think any consultation has happened with Tamil Nadu. Neither any consultation has happened with the fisher folk of Tamil Nadu. If this kind of one-sided, centralized bidding announcements are made without any consultation on the people on the ground, how will we protect the lives of these fishermen? I want the Honorable Minister to answer the House. I'm deeply grateful to the Honourable Member for raising this issue, because this gives me an opportunity to clear on the floor of the House, to clarify on the floor of Parliament what the facts are. It is indeed a fact that the Honourable Chief Minister had written to us. It's also a fact that I have sent a very comprehensive reply to the Honourable Chief Minister, in which I have stated categorically what the position on the ground is. Now I want to draw the Honourable Member's attention to the thrust of my reply, which is in paragraph 3. Mere award of blocks does not entitle the awardees to initiate drilling activities. To ensure environmental safeguards, drilling can commence only after due clearance under the Environmental Impact Assessment EIA notification 2006 as amended. The EIA process, which extends to offshore areas up to 12 nautical miles, involves scientific assessment, necessary coastal regulatory zone clearance, which means the state has to clear it, and clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which is the Ministry of Environment and Forests. Only upon securing these clearances, compliances under environmental guidelines can companies begin drilling processes with all mandated safeguards in process. Having said this categorically in the answer, having said this categorically in a letter to the Chief Minister, I'm surprised that the Honourable Member, who belongs to my fraternity, if I may be able to reach out to him, he has been a civil servant like me, how the letter to the Chief Minister has not been shared with him. But I'd be happy to send my reply to the Chief Minister to the Honourable Member. Let me also clarify now that if there is a genuine concern, the central government, the Honourable Prime Minister, the Minister of Environment and Forests, and all of us, we are equally, if not more, concerned with issues like marine life and environmental clearance. We are not second to that. So therefore, to suggest that we are doing something when it is outside the block is factually not correct. Second issue, let me say categorically, and I have a map here of the ones... मुस्कुरा के, गुस्से में नहीं, मुस्कुरा के. सर ये गुस्सा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट्री रिप्लाई का स्टाइल है सर. नहीं स्टाइल नहीं, मुस्कुरा के बोलो. Share this map with you. No, I will place the map here. दिखा सकते हैं. Sir, I want to state ये तख्तियां नहीं है. before my sir, I have a long-standing association with the state of Tamil Nadu.
let me say that I would be happy if, in addition to the response that I have given to the Honorable Chief Minister or the reply I am giving here, if there are any residual points, I would like to invite the Honorable Member to my room. But let me give an overall context setting. Sir, we are consuming 5.6 million barrels of crude oil in a day. Our total production is a fraction. And the blocks which we are releasing under the open acreage licensing policy at round 10, those we are trying to meet through domestic availability, something on which, so let us not start shooting at non-existing targets. If there is something in a marine zone, we don't want to go there. We don't want to start another controversy. Sir, I deeply thank the Minister for accepting this is a very sensitive zone. Now, I just want to lay a parallel. Honorable Minister is saying that we have just notified, let the notification happen, then the EIA continue. I'm just extending a parallel. Would you notify anything on a reserved forest? Is it possible today in this country? Would you notify anything which is outside? Just because this is not visible, sir, this is more sensitive than even the forest. Okay. I want to ask the question. Sir, I have not finished my question. Let me finish my question. Sir, I am very happy at any time of the day, evening, to enter into a discussion on semantics. Would this mean this? Does this word mean that? I am stating categorically, this is outside the marine reserve. This is outside the watch bank. Let me read out to you the answer, which I have given in para 1. Let me read out to you the answer. It says very clearly, no, you're, sir, if I may answer, the answer of the text of the question, now we are playing with words. Would you do something now? No, I would not do it in a reserved forest. I would also not do it somewhere else, but that's not the issue. The question is on this award, and I'm giving you the answer here. I'm giving you the answer, which is very categorically, without environmental clearance or forest clearance, no drilling can be done. And you have to give the coastal clearance. You're not even aware of your own facts. The state government has to give the clearance. Chair से बात करें. And you are blaming us for something which you are not even aware of. I'm surprised at the level of it. एक मिनट. मैं सभी सदस्यों को माननीय मंत्रीगण को भी आग्रह करता हूं. एक मिनट बैठे सेंथिल जी, एक मिनट. मैं माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्रीगण को भी आग्रह करता हूं, वो सीधी डिबेट नहीं करें. डिबेट का क्रम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदस्य की ओर जाता है. श्रीमती कनिमो जी. Sir, thank you, sir. Sir, it's just a continuation of the question the honourable member had. This Gulf of Mannar, this particular area has been declared as a sanctuary for dugongs. The sea cows, which are very, very calm marine animals, it'll be very good for us to go watch them. Also, it'll calm us down a lot. They're called the sea cows, and it's been announced as a sanctuary for the dugongs. So I think we have to take special care not even to go there, not even to think of exploring those places, because these are endangered species and we have to protect them. I think that has to be the foremost and the most important priority for us. Thank you. Sir, I'm thankful to the honourable member. She is raising a concern about sea cows or dugong as they are called. I'm acutely familiar with that with that species, and I'm very happy to have any discussion with them. But the fact of the matter is, these are three different areas we are speaking about. The question is about the watch bank. Now the watch bank, which is south of Comorin, sir, Comorin is the traditional name, what we now call Kanyakumari, that watch bank is completely away. What the honourable member is referring to are three blocks separately, which were awarded in April of 2025. And as I said, the same safeguards apply.
We have to go through the same clearances. Up to 12 nautical miles, which is the state government comes in, the state government has to give a clearance. Beyond that, the central. All I can say is that the sensitivity and concern is fully shared by me and the government which I serve. Thank you, sir. Question number 164, Sri Pradeep Purohit. 64 सर रख दिया गया है और बस कट जाता है। थैंक यू स्पीकर सर। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो योजना बनाते हैं मोदी जी 5 साल के, कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक ये योजना नहीं होता। आज देश में जो सबसे बड़े संकट था, जल के संकट, ग्रामीणों लोगों को घर पे कैसे जल, पानीय जल, पीने का जल पहुंचाया जाए, सबसे बड़ा संकट इस देश में था। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का नए तरफ से गठन हुआ। उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट्स माननीय मंत्री जी ने हमको दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसका रिपोर्ट के तहत 15/8/2019 तक उड़ीसा में 3.51 यानी कि 3.11 लाख घरों में पानीय जल, पेयजल का व्यवस्था था। और 7/12/2025 का जो रिपोर्ट दिए हैं उसमें उड़ीसा में आपका प्रश्न क्या है? हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अभी 68.38 लाख परिवार को जाता है, तो ये जो जल शक्ति मिशन 2028 तक किया गया है, तो टारगेट क्या है अचीव उड़ीसा में 100 to 100% करने के लिए? और दूसरा प्रश्न है ये इसके साथ कि ये जो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देता है, जितना वित्तीय सहायता देने हैं उसके कुछ बाकी उड़ीसा सरकार को देने के लिए बाकी है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जो उड़ीसा के अंदर करीब 88% जितना काम जल जीवन मिशन के द्वारा जल दिया गया है और आने वाले दिनों में भी बाकी जो है 12% से करीब उनको भी जल दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना ये जल जीवन मिशन की वो भी है और उसके कारण हर लोगों को, जो महिलाएं दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी, रोज़ करीब 9 करोड़ महिलाएं पानी लेने के बाहर जाती थी और करीब 5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने के लिए बिगड़ते थे। आज उनको अपने घर में शुद्ध पानी मिल रहा है और ये पानी शुद्ध है या नहीं है, वो भी ये महिला करीब 5 लाख गाँव में 25 लाख महिला ये पानी जो सरकार की ओर से उनको किट दी गई है उसके जरिए वो चेक करके वो पानी पीने लायक है कि नहीं वो भी चेक कर सकती है। तो पानी पूरे फोर्स के साथ हर गांव में पर हेड 55 लीटर पानी देने की योजना केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पैसे की बात की उन्होंने, तो कई राज्यों के अंदर बहुत सी कंप्लेंट भी आई है कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा उठाया है उतना काम वहाँ नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो अलग अलग राज्यों में वहाँ इंक्वायरी की गई थी उसका भी जो रिपोर्ट आया था वो भी हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी को दिया है कि वो पूरा एक्शन ले और हमें उसका रिपोर्ट करें। और जहाँ भी काम खत्म हुआ है वो योजना का वेरिफिकेशन करके वो जब तक नहीं भेजेंगे तब तक उसको पैसा देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये काम राज्य के अंदर भी पूरा कराए, यही मेरी आपसे उम्मीद भी है। ओके, माननीय सदस्य। सर, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में जो हमारा जो क्षेत्र है पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ कुछ गांव में जैसा सपिया है, पदमपुर में, नरसिंहपुर, गंजागुड़ा, अम्बामुंडा, जिसमें काफ़ी दिन से ये प्रोजेक्ट हुआ है लेकिन हर घर नल योजना में तहत काफ़ी करप्शन होने के कारण ठेकेदार लोगों से वो काम पूरा नहीं हो पाया है। जो गवर्नमेंट से यूसी आता है वो यूसी के आधार पर आप लोग पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन इसको तदारक करने के लिए केंद्र सरकार का कोई संस्था है या नहीं है, इसको सब तदारक करके देखने के लिए? जो सदस्य ने बताया कि कई जगह पर पानी नहीं पहुंचा है और उसी के कारण जो कंप्लेन आई थी उसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि पहले उसका इंक्वायरी करो, हर जगह नल से पानी जाना चाहिए। कई जगह पर सिर्फ पाइप डाले गए, कई जगह पर सिर्फ नल लगाया गया मगर पानी नहीं था। तो नल से जल जाना ही चाहिए, ये हमारा आग्रह भी है और उसी के आधार पर काम होगा। जब वेरिफिकेशन आएगा, स्टेट खुद
वो वीडियोग्राफी करके उस गांव में सभी घर में पानी गया है, एक ग्राम सभा के अंदर हमें जो रिपोर्ट देगा उसके बाद ही पैसा रिलीज हो सकता है, उसके पहले संभव नहीं है। जो एक दूसरे भी मेंबर पूछना चाहते हैं तो यही है कि पैसा जब भी मिलेगा जब काम पूरा होगा। माननीय मंत्री जी ऐसे अनऑफिशियली पूछने का जवाब नहीं देते। जी श्री हरीश मीणा। अध्यक्ष जी, सर मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को मंजूरी दी है। हमारे 13 जिलों को पूर्वी राजस्थान को वो पीने का पानी मिलेगा। सर ये चूँकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस योजना के तहत जो डूंगरी बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित है उसमें कितने गांव प्रभावित होंगे, कितने गांव डूबेंगे, और उन किसानों से वार्ता करके कृपया उनको उचित मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान पूरे देश में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत राजस्थान में है, मगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो जिस तरह से राजस्थान के लिए योजना बनाई है, तो करीब 77,000 करोड़ की इस योजना के तहत राजस्थान को पानी मिलेगा। हिमाचल और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में भी जो MOU हो गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेजेंस में, उसके कारण भी राजस्थान को पानी मिलने वाला है। जो राजस्थान की ओर से DPR आया है उसके ऊपर अभी वो अभ्यास चल रहा है, तो कौन सा गांव डूबेगा, कितना डूबेगा वो तो पता नहीं, मगर जो मुआवजा देना है वो जो नियम के मुताबिक उसको जरूर दिया जाएगा। श्री ई तुकाराम जी। ई तुकाराम जी, माननीय सदस्य, कभी भी प्रश्नकाल में एकदम खड़े नहीं होते हैं। व्यवस्था है, आप मार्शल को लिख के दे दें। या लिख के दिया हूँ सर जी, और उसमें लिख के दिया हूँ सर ऑलरेडी। लिख के दिया तो सबका सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? लिख के दे दिया, ऐसा नहीं है कि लिख के दे दिया तो सबकी सप्लीमेंट्री दी जाएगी। एक बैठो कर रहा हूँ सर, थोड़ा एक मिनट बैठो, व्यवस्था देता हूं। सभी माननीय सदस्यों को मेरी प्रयास रहता है, प्रश्नकाल में 20 माननीय सदस्यों के प्रश्न खुलते हैं। पहली प्रयास तो होना चाहिए कि 20 सभी माननीय सदस्यों का जिनका प्रश्न खुले हैं वो बहुत लंबे समय बाद आते हैं, सबको प्रश्न पूछने की परमिशन दी जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो माननीय सदस्य कभी प्रश्न नहीं पूछ के आए या जिनका सप्लीमेंट्री नहीं पूछा, उसकी मैं प्राथमिकता देता हूं। मेरे पास सब लिस्ट रहती है कि किसने कितनी बार सप्लीमेंट्री मैंने दी है, और प्राथमिकता ये भी रहती है जो पहली बार चुनकर आया है उस माननीय सदस्य को दी जाए। माननीय मंत्रीगणों से भी मेरी अपेक्षा है कि आप भी कोशिश करें कि संक्षिप्त में जवाब दें। मैं बहुत बार आग्रह करता रहता हूं आपको, ताकि सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न आ जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेरा सभी से आग्रह है। श्री ई तुकाराम जी। Sir, regarding this Jal Jeevan Mission, I am raising the issue, sir. Sir, total in Karnataka, sir, has performed well this program. So, state level sanctioning committee is approved, sir. Total outstanding of amount 69,487. In the state government already incurred whatever this matching grant already incurred this expenditure, sir. Now the state share is pending Jal Jeevan Mission total Karnataka 13,005 crores of rupees till date is pending, sir. Whenever you are releasing this payment and finish up this program JJM Mission, sir, they are very sensitive issues, sir. This is a national flagship program. That what I am asking, please finish this outstanding of amount of this JJM Mission program. Finish up this program. थैंक यू वेरी मच सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी इस प्रश्न का जवाब भी दिया था कि हर राज्य को जो पैसा आवंटित किया गया है, उन्होंने जो खर्च किया है उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। हमने मुख्यमंत्री कर्नाटक और डिप्टी CM कर्नाटक DK शिवकुमार को भी कहा था, उनके साथ भी हमारी अगले वीक में मीटिंग भी है।
हमने कहा था जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं आएगा दूसरा पैसा देना संभव ही नहीं है। और इस बात को बार बार उनको कहा है, उनको लिखित स्वरूप में भी दिया है, मीटिंग में भी दिया है। तो जैसे भी उनकी ओर से वेरिफिकेशन आएगा, करीब 15 करोड़ में से सिर्फ 45 लाख वेरिफिकेशन आया हुआ है और बहुत कम है। तो वो जो गड़बड़ी हुई है और खुद भी बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी रोकना भी है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है और हमारे प्रधानमंत्री जी का इसका निर्देश भी है। तो ये काम वहाँ से जैसे ही होगा हम उसके ऊपर आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 श्री संजय हरिभाऊ जादव। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पारंपरिक कारीगरों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़े और उत्पादन की लागत कम हो, स्फूर्ति योजना क्लस्टर के तहत सरकार ने क्या पहल की है एवं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है। और मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी एक पिछड़ा इलाका है, इस योजना के तहत इस क्षेत्र के कारीगरों को छोटे उद्योगों के उत्थान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, मैं ये जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक स्फूर्ति योजना का सवाल है, लगभग 2022 से इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन समस्त राज्य देश में लगभग 553 स्फूर्ति योजना लागू है, जिसके तहत जो उसका उद्देश्य है बता दिया गया है जवाब में कि हमें क्या करना है उसके अनुसार। तो जो इनका क्षेत्र है, जहां इन्होंने जो बताया उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और यदि कहा जाए तो जैसे है कि परंपरागत उद्देश्यों के पुनर्सृजन हेतु जो निधि स्कीम है स्फूर्ति योजना, जिसको लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ही है परंपरागत उद्योगों और कारीगरों के उत्पादन समूह को संगठित करना है, उन्हें सहायता प्रदान करना है ताकि ये गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण कर सके। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि 2015-16 में शुरू हुआ था और 513 क्लस्टर की मंजूरी की गई थी। उसमें लगभग 1332.95 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। और ये जो 11-12-25 की स्थिति के अनुसार 513 क्लस्टर है, उसमें 376 क्लस्टर प्रभावित है और 137 क्लस्टर पर काम चल रहा है, जिसके लिए 1101 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें 814 कारीगरों को लाभ मिला है। तो इस प्रकार से जहां तक इनका क्षेत्र का सवाल है, हम उसमें बताना चाहते हैं कि क्षेत्र वाइज हमारे पास जो है उसमें खास करके महाराष्ट्र के संबंध में बात पूछी गई है। तो महाराष्ट्र में 14 क्लस्टर हमारा कार्यरत है, उसकी सूची वहाँ संलग्न है, वो देख सकते हैं। और उसी के अनुरूप उसमें पूरा डिटेल है कि किस क्लस्टर में कितना कहाँ क्या काम किया गया है और उसके अनुसार उस राज्य में वो व्यवस्था की जा रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, ये योजना शुरू होने से अब तक महाराष्ट्र राज्य के लिए स्फूर्ति के क्लस्टरों का समन्वित प्रभाव मूल्यांकन हो, यानी महाराष्ट्र में कितने कारीगर हुए, उनकी आय कितनी बढ़ी, रोजगार कितना सृजित हुआ और उत्पाद विविधीकरण कितना हुआ, इसका विवरण क्या है? महोदय, इस योजना को लागू करने के लिए और इससे क्या लाभ मिला है देश को और राज्य को, और जितना भी जो हमारा स्फूर्ति योजना है उसमें क्या क्या लाभ हुए हैं, और उसके जांच के लिए कमेटी तय बनाई गई थी महोदय। वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ द्वारा भी परंपरागत उद्योगों का पुनर्सृजन हेतु जांच करने के लिए दिया गया था। वो है 2021 में, और फिर एक अध्ययन और हुआ है 2022 में। वो उसके दौरान नीति आयोग ने भी 6 राज्यों के 50 क्लस्टरों को शामिल किया गया है और उन्होंने कुछ
सुझाव दिए थे उस सुझाव को मानते हुए हम लोग उस पर कार्रवाई किए हैं और जिसमें जहां गड़बड़ी पाई गई है उस सब चीज़ के लिए हम लोग जो हमारा KVIC है उसको हम लोग आदेश दे दिया है कि उसको आप देख करके समुचित कार्रवाई करें। और जैसा कि पता चला है हमें कि KVIC ने जहां अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए भी कार्रवाई कर चुके हैं। श्री ओम प्रकाश राजे निम्बालकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पूर्ति क्लस्टरों से रोजगार, आय व उत्पाद विविधीकरण पर कितना असर हुआ है और इस योजना से देश के पारंपरिक उद्योगों और कारीगरी जैसे खादी, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, एग्रो उत्पाद आदि का कितना पुनरुद्धार हुआ है और क्या इस योजना के तहत जैसा कि आकांक्षी जिलों का हमने वर्गीकरण किया था तो मेरा संसदीय क्षेत्र धाराशिव के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना है? महोदय, महाराष्ट्र के संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि 14 स्फूर्ति योजनाएं लागू की गई थी और उसका डिटेल उनको आंसर में दे दिया गया है। सबको पढ़ना मुश्किल है, विलम्ब लगेगा, लेकिन अगर पार्टिकुलर जहां के बारे में जिस क्लस्टर के बारे में पूछना चाहेंगे तो उसका डिटेल मेरे पास है, मैं उनको बता सकता हूं। नंबर 166 श्री अनूप संजय दोत्रे। Sir, PM Janman scheme, a major government initiative launched in November 2023, which was for vulnerable tribal groups. Under that scheme, some basic facilities like road, water, sanitation was supposed to be provided. So my question is, status of household coverage of water supply in Maharashtra state. माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जॉब उत्तर पटल पर रख दिया गया है। प्रश्नकाल समाप्त। 1 मिनट बाकी है, पूछ लो अनूप जी। एक मिनट बैठ जाएगा मंत्री महोदय, ऐसे क्या जल्दी रहती है आपको? क्वेश्चन का तो सब चल रहे हैं। प्लीज। Steps taken under Jal Jeevan Mission to address drinking water qualities related in my state Maharashtra. माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य जवाब दे दें उनकी बात का। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी देने की जो योजना है, अकोला जिले के बारे में उनका प्रश्न था, उसकी भी डिटेल दी गई है। महाराष्ट्र के बारे में जब भी उन्होंने पूछा था, करीब 2 करोड़ 23 लाख घरों में पानी दिया गया है। प्रश्नकाल समाप्त। विषय गंभीर है, करेंगे बात। नोटिस दिया करें। हाँ, सदन में बैठकर बोलने से चर्चा नहीं होती, विधिवत प्रक्रिया है। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर सौगत राय, के सुरेश, बी मणिकम टैगोर, विजय कुमार उर्फ विजय बसंत, एडवोकेट चंद्रशेखर, मोहम्मद जावेद, अमरा राम जी, मनीष तिवारी, कुलदीप इंदौरा, DM कथीर आनंद। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आपको 0 आवर में बुला देंगे, शून्यकाल में बुला देंगे, शून्यकाल में बुला देंगे आपको। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जुएले ओराम जी। महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरा नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3
माननीय श्री श्रीपद जोशी नायक जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 माननीय सुश्री शोभा करंडे जी। महोदय जी, आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने रखे गए दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. माननीय श्री अजय टमटा जी। मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय श्री तोखन साहू जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री राजभूषण चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यव्यवहार की सूची में क्रम संख्या 8 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 माननीय श्री लालजी वर्मा जी। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध 18वीं लोकसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 2025-26 के 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें और 28वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यवाही में मेरे नाम के आगे 10वें नंबर पर उल्लिखित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी अस्थायी समिति के 166वें, 167वें, 168वें, 169वें और 117वें प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी में की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय श्री पीपी चौधरी जी। Chairman sir, with your permission, I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the budget session 2026. प्रश्न यह है कि श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें। हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल माननीय श्रीमती बाग मिताली जी। माइक से हो गया। মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা শারদাকে প্রণাম। পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 100 দিনের কাজ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের জন্য তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। 59 লক্ষ শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 60-40 রেশিও মেনে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তাদের প্রাপ্য টাকাও দেওয়া হয়নি।
কেন্দ্রীয় সরকার কাছে 52,000 কোটি টাকা পাওনা আছে মহাশয়। এভাবে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের জমিদারি পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রকল্পের আওতায় সেরা কাজের নিরিখে রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল একটি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে বিজেপি এই জমিদারি মানসিকতা সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে মহাশয়। আমার নেত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি আদালতে এ বিষয়ে লড়াই করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে MGNRG এর পুনরায় কাজ চালু করতে বললেও এখনও তা শুরু করেননি। তবে এই বাংলা বিরোধী মোদী সরকার হাইকোর্টে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কাজ চালু করার জন্য, সেই নির্দেশকেও মেনে চলেননি। তবে আমি বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শুধু এটা আমার কথা নয়, পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের কথা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলার প্রাপ্য টাকাকে পরিশোধ করে শ্রমিকের শ্রমের সম্মান ফিরিয়ে দিয়ে অবিলম্বে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হোক। মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা। माननीय श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान। उनको मैडम धन्यवाद अध्यक्ष जी, शून्यकाल में आपने मुझे समय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का आखिरी एवं गुजरात राज्य से लगा जिला है। भाई बहन खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन खेती कम और परिवार में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में आदिवासी भाई बहन गुजरात राज्य में भाग की खेती करने के लिए गन्ने की फैक्ट्री में या अलग अलग काम के लिए पलायन कर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी मांग है कि जनजाति बाहुल्य रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी बढ़ाए जाने पर विचार किया जाए, ताकि जिले में ही कार्य कर सके। धन्यवाद। माननीय श्री बजरंग मनोहर सोनवणे जी। धन्यवाद सर। आज मी या सदनाचं लक्ष एका अत्यंत वेददायक आणि चिंताजनक वास्तव्याकडे वेधण्यासाठी उभा आहे। ज्या MBBS MD करण्यासाठी MBBS झालेल्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी 36 तास ड्युटी करावी लागती। डॉक्टरांवर जो असह्य कामाचा ताण टाकला जातो तो कोणत्याही मानवी मर्यादेपलीकडे आहे। देशातील बहुतांश रुग्णालयामध्ये या तरुण डॉक्टरांना सलग 36 ते 48 तासापर्यंतचा कोणत्याही विश्रांतीशिवाय ड्युटी करावी लागते। हे ऐकायला कठीण आहे, पण हीच त्यांची दररोजची वास्तविकता आहे। अध्यक्ष महोदय, इतर सर्व क्षेत्रामध्ये 8 ते 12 तास कामाच्या मर्यादेचे काटेकोर पालन केले जाते। मग जे डॉक्टर MD आणि MS करतात त्या लोकांना, त्या डॉक्टरांना अमानवी नियम का? एखाद्या सामान्य मनुष्य 36 तास जागल्यानंतर सुरक्षितपणे वाहन सुद्धा चालवू शकत नाही। मग त्याच्या अवस्था थकवा आणि ताण अशक्तपणा झुंज देते। अशा डॉक्टरांना देखील रुग्णांची सेवा करताना, चाचणी निर्णय घेताना डॉक्टर जे आहेत या डॉक्टरांना झोपेचा अभाव, सततचा मानसिक दबाव, शारीरिक थकावट या सर्वाचा भार असूनही हे तरुण डॉक्टर अविरहित उभे राहतात। हा केवळ कामाचा ताण नाही, हा त्यांच्या आरोग्यावर, त्यांच्या सुरक्षेवर आणि त्यांच्या आयुष्यावर होणारा गंभीर अन्याय आहे। अध्यक्ष महोदय, एक थकलेला डॉक्टर केवळ स्वतःला नव्हे तर त्याच्याकडील उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णालाही धोक्यात टाकतो। डॉक्टर थकतात म्हणजे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था थकते। डॉक्टर कोसळतात म्हणजे संपूर्ण यंत्रणा ढासळते। आज मी या सदनासमोर फक्त एवढीच विनंती करतो की या तरुण डॉक्टरांचा जीव, त्यांचे आरोग्य, त्यांची सुरक्षा याबद्दल या देशाने गंभीरतेने या सदनाने विचार करण्याची गरज आहे। सलग 36 ते 48 तास ड्युटी तात्काळ बंद केली पाहिजे आणि त्यांना फक्त 8 तासाची ड्युटी दिली पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा मानक आणि मानवीय कामाची मर्यादा संयुक्त लागू केली पाहिजे। या कर्तव्यनिष्ठ परीक्षा नाही, हा अन्याय आहे आणि या अन्यायाला थांबवले पाहिजे ही माझी सभागृहाला विनंती। खूप खूप धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग। सर, मैं सदन का ध्यान पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में
सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूरा पंजाब डरा हुआ है, पंजाब के अंदर डर का माहौल है। हर व्यक्ति को या तो विदेशों से या जेलों से टेलीफोन आ रहे हैं और फिरौती मांगी जा रही है, और फिरौती और पैसे ना देने की सूरत में हर रोज एक ना एक मर्डर कर दिया जाता है, जिससे पूरा पंजाब का व्यापारी और हर व्यक्ति डरा हुआ है। हाल ही में लुधियाना के अंदर दिन के 1:30 बजे एक शादी के प्रोग्राम में गैंग वॉर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली। लोगों ने, शादी में आए हुए लोगों ने टेबल के नीचे घुसकर अपनी जान बचाने का काम किया, और 2 लोगों की जो शादी में आए हुए थे उनकी मृत्यु हो गई है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, अकाली दल की पार्टी ने तो एक गैंगस्टर को टिकट दे दिया है। अब गैंगस्टर पॉलिटिक्स में भी फोन कर कर सरपंचों को धमकाते हैं वोट लेने के लिए। और केंद्र की सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा, एक नामी गैंगस्टर जो गुजरात की जेल में बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन वारंट के लाने के लिए कानून बना दिया गया है कि गुजरात से बाहर आप लेके नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में पंजाब जल रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। केवल आम लोगों को टेलीफोन नहीं आते अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को भी अब फोन आने लगे हैं। इतनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है। मेरी गुजारिश है सदन से, देश के गृह मंत्री से खास करके, कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया भी 50 किलोमीटर बड़ा है। पंजाब की पुलिस और केंद्र की पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देख रही है। जरा गौर फरमाएं और पंजाब को बचाने का काम करें। माननीय श्री Manickam Tagore ji. Sir, I rise to draw the urgent attention of the House to a public health emergency that is putting millions of Indians at risk every day, sir. Delhi is breathing toxic, hazardous gas. Children are missing schools. Workers cannot stand outdoors. Hospitals are overflowing with respiratory and cardiac cases. People are not just suffering, sir. They are choking. What is the government's response? No strict enforcement, no clean air plan, not accountability. Instead, sir, we are seeing cosmetic gimmicks. Instead of working hard to reduce pollution, the Delhi government is working hard to manipulate AQI numbers by spraying water near monitoring stations, sir. Please wake up. Spraying waters around sensors will not save our children's lungs. Managing the numbers is not the same as managing the pollution. It's year after year, the same excuses are repeated, sir. Weather, wind, farmers, neighboring states, everyone is blamed except those responsible for enforcement, sir. Meanwhile, other nations have shown that decisive action works. Beijing, for example, was one of the polluted cities some years back than Delhi. Cleaned its air through strict deadlines, industrial reforms, electrification of transport, and real accountability, sir. Where is our accountability? Why do thermal plants, power plants within 300 kilometers of Delhi still operate without FGD systems? Why is the public transport fleet stuck with the EV infrastructure moving at a snail pace, sir? Why are industrial polluters allowed to operate with immunity? Why do construction sites openly violate dust norms every day? Sir, citizens are asking for miracles, not asking for miracles. They are asking for basic right to breathe, sir. I demand an immediate, time-bound, Beijing-style clean air emergency plan, sir. There are 6 points I wanted to raise before you, sir. 1, mandatory FGD installation in all thermal power plants within 12 months, sir. No more extensions. 2, 50% electrification of NCR public buses in 2 years, supported by nationwide EV charging expansion. 3, sir, real industrial inspections, third-party monitored with shutdown of violators. 4, sir, 24/7 dust monitoring with strict penalties for construction violations. 5, sir, a central NCR clean air
war room with daily reporting of action taken, not just AQU numbers, sir. 6. National Clean Air Roadmap with measurable targets and an independent compliance authority, sir. This is not just an environmental crisis, sir. This is a human crisis. Toxic air is damaging the lungs, brains, hearts of entire generation. No nation can let its children can call itself developed, sir. I urge the government, stop gimmicks, stop excuses, start action, or people are still literally gasping for breath, sir. Thank you, sir. माननीय श्री के.ई. प्रकाश जी. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாட்டில் கடுமையான வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் புயல் அபாயம் நிலவி வரும் நேரத்தில் பேரிடர் நிவாரண நிதியை ஒன்றிய அரசு வழங்காமல் தாமதப்படுத்தி வருவது மிகவும் கவலைக்குரியது. தமிழ்நாடு அரசு கடலோரம், டெல்டா பகுதிகள், மாநகர பகுதிகள் அனைத்திலும் வெள்ள எச்சரிக்கை முறையை, புயல் மேலாண்மை அமைப்புகள் போன்ற பல முன்னெடுப்புகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் மேற்பார்வையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மூலமாக வெகு சிறப்பாக செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நிதியை வழங்குவதில் ஒன்றிய அரசு மீண்டும் மீண்டும் தாமதம் செய்து வருகிறது. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 25 வரை பேரிடர் மேலாண்மை தமிழ்நாடு அரசுக்கு தனது சொந்த நிதியிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசு 9170.48 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்றிய அரசு வழங்கிய தொகையை விட இரட்டிப்பாகும். இது மாநிலத்தின் தமிழ்நாடு அரசு மாநிலத்தில் எடுத்துக்கொண்ட அக்கறைக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணம். இந்த நிலையில் நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்க வேண்டிய 826.5 கோடி நிதியை ஒன்றிய அரசு இன்னும் வழங்கவில்லை. இதில் 661.2 கோடி மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி SDRF மற்றும் 165.3 கோடி மாநில பேரிடர் தடுப்பு நிதி SDMF ஆகியவை அடங்கும். தற்போதைய புயல் கனமழை காரணமாக இந்த தாமதம் மாநிலத்தின் நடவடிக்கையை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அவசரமாக SDMA கூட்டம் நடத்தி இதனை வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் புயல் வெள்ள நிவாரண காலங்களில் மக்கள் இடமாற்றம், நிவாரண மையங்கள், வெள்ள கட்டுப்பாடு, அவசர நடவடிக்கை போன்ற பொறுப்புள்ள ஏற்றுள்ள தமிழ்நாடு அரசு துறைகள் அனைத்தும் தற்போது செயல்பாட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டுள்ளன. மழைக்காலங்களில் நேரத்திற்கு முன்பு நிதியை தடுப்பது நியாயமற்றது, ஆபத்தானது என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஏனெனில் தமிழ்நாடு கடற்கரை பகுதிகள், சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி போன்ற கடற்கரை பகுதிகளில் மிக பலத்த சேதாரம், புயல் சேதத்தை ஆண்டுதோறும் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரும் கடும் நிதி நெருக்கடிக்கு இடையில் ஒன்றிய அரசு நிதியை தாமதப்படுத்துவதும் நிதியை தராமல் வஞ்சிப்பதும் ஏற்க முடியாத ஒன்று. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒன்றிய அரசிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது, தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய 826.5 கோடி நிதியை ஏன் தாமதப்படுத்துகிறீர்கள்? இந்த நிதியை உடனடியாக வழங்க ஒன்றிய அரசு உறுதி அளிக்குமா? இல்லையெனில் அதன் காரணங்களை தெளிவாக தெரிவிக்கவும். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு. விஜயகுமார் டூபே जी. 6 Minister is sitting, 2 ministers are there. विषय खेल से संबंधित है. 2 ministers are call the name. वर्तमान के समय में इस देश के ग्रामीण अंचल के युवाओं को खेल विभाग से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं इस देश की धरती पर लागू किए हैं. यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान से वर्तमान के समय में इस देश के ग्रामीण अंचल से युवा भी खेल कूद से जुड़ने का कार्य किए हैं. शायद सांसद खेल स्पर्धा भी इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए वर्तमान के समय में चलाया जा रहा है. हमारे लोकसभा कुशीनगर क्षेत्र में तमाम युवा सीमित संसाधन होते हुए भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक पहुंचकर
कुशीनगर का नाम रोशन करने का कार्य किए हैं। हमारे लोकसभा कुशीनगर के विकास खंड खड्डा के ग्राम सभा सोहरौना में 3 एकड़ लगभग एक स्टेडियम के उपयुक्त जिला प्रशासन ने उसका प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश खेल विभाग में भेजा है और उस भूमि को युवा कल्याण विभाग के नाम से आरक्षित भी किया है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश खेल विभाग के द्वारा केंद्रीय खेल मंत्रालय तक ये प्रस्ताव आ चुका होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी माननीय खेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे कुशीनगर लोकसभा के युवाओं को खेल विभाग में आगे बढ़ाने हेतु इस उपयुक्त भूमि को एक उच्च कोट के ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय कुमारी शैलजा मैडम। धन्यवाद। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हरियाणा राज्य विशेषकर सिरसा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की अत्यंत खराब और खतरनाक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। सर, जनता कर भी भरती है, टोल भी देती है, पर उसे न सुरक्षित सड़कें मिलती हैं न सुविधाएं। सड़कें जीवन जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, न कि जीवन छीनने का कारण। सरकार ने कहा, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज जो नेशनल हाईवेज की हालत हो चुकी है वो सबके सामने है। सर, हमारे राज्य के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर दिल्ली हिसार मार्ग जगह जगह गड्ढों और जलभराव से भरे हुए हैं। इंजीनियरिंग खामियों के कारण सड़क सतह असमान है। हर वर्ष सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं इनका कारण हो रही। सर, हर जगह खास तौर से ओवर ब्रिजेस के साइड्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर जंगली पेड़ पौधे इस कदर उग गए हैं कि बहुत शीघ्र ये राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैं मांग करती हूँ कि स्वतंत्र तकनीकी जांच सभी हाईवेज की करवाई जानी चाहिए। सर, सभी हाईवेज गड्ढा मुक्त हों और समतल बनाए जाएं। सिरसा में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण को देखते हुए दक्षिण बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है। ये परियोजना वर्षों से प्रस्तावित है, न भूमि अधिग्रहण हुआ है न टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। इसे प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, पंजाब हरियाणा और राजस्थान को जालंधर सिरसा नौहर तारानगर हाईवे जोड़ता है। इसका अधूरा निर्माण कार्य है, वर्षों से पड़ा है और सर इसको भी प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, मंत्री जी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये सब जगह इसका उल्लंघन हो रहा है और इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हिसार के दोनों तरफ 37 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा लग गए। और सर, मैं ये भी मांग करूंगी कि टोल प्लाजाओं पर ग्रीन कॉरिडोर, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी नागरिक सुविधाएं तत्काल दुरुस्त की जाएं। सर, पानी की निकासी हाईवेज के दोनों तरफ दिखाई जाती है, लेकिन आप सब जानते हैं, सारा हाउस जानता है कि किस तरह से उसमें भराव हो गया है, उसमें पौधे उग गए हैं और निकासी ठीक से हो नहीं रही। मैंने ये बार बार इस बात को उठाया है अपने दिशा मीटिंग में भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। सर, आखिर में मैं यही कहूँगी कि एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा पहले बताया गया था कि NH9 पर डींग, सहुवाला, ओडा, चोरमार और सावंतखेड़ा में अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे और इसके हेतु DPR तैयार करने के आदेश दिए, लेकिन मालूम पड़ा है कि डींग कस्बे का ये जो अंडर ब्रिज बनना था वो शायद नहीं हो रहा है। तो मैं मांग करूंगी कि उसे भी किया जाए और सभी नेशनल हाईवेज की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर। माननीय श्री तंगेल उदय श्रीनिवास जी। Honorable Speaker, sir, I rise to draw the attention of this August House
to a vast yet under-recognized opportunity. The need to urgently strengthen India's furniture manufacturing and export ecosystem. So furniture is one of the fastest growing consumer sectors in the world and is expected to cross $800 billion globally. India has all ingredients to lead this industry: a skilled workforce, good timber resource, a rich craft tradition, and strong domestic and global demand. Yet our share in global furniture exports is just 1%, far beyond much smaller economies like Vietnam and Malaysia. Even though we are one of the largest furniture producers in the world, India still imported almost $500 million worth of furniture in 2023. This clearly shows gap in our manufacturing capacity, our product range, and our global competitiveness. The challenges are well known. Nearly 85% of furniture in the country made by informal carpenters, which limits scaling up and standardization. High duties on engineered wood and fittings increase costs. We lack design centers, testing lab, and strong global branding. And our logistics, especially long distance from ports, make it harder for Indian exporters to compete. In this context, port links regions like Kakinada with deep draft facilities and land for integrated clusters offer a major opportunity. Reducing logistics alone can significantly improve export competitiveness. This sector is labor-intensive, innovation-driven, and capable of creating lakhs of skilled jobs. Formalizing artisans, boosting export, and supporting timber plantation. What we need now is focused national strategy. Therefore, I request the Union Government to consider establishing mega furniture parks with common CNC facilities, seasoning yards, and port-linked logistic hubs. Launching a PLI scheme for furniture manufacturing as recommended by Niti Aayog. Reducing import duties on engineered wood, fittings, and adhesives. Setting up National Design and Skill Institute for Furniture, Technology, and Industrial Prototyping. And creating a branding and export promotion mission to showcase Indian furniture globally. Honorable Speaker, sir, the right interventions, our MSMEs can grow into global manufacturers and make India a strong and trusted player in international furniture value chain. Thank you, sir. माननीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे मांग करता हूं, भारत में 668 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जिनके टीचर्स को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। नवोदय विद्यालय के टीचिंग कम्युनिटी के साथ हो रहे अन्याय की ओर खींचने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत देश में 668 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं जिनमें हजारों शिक्षक काम करते हैं। ये शिक्षक बिना किसी अवकाश के 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, परंतु 2004 से पहले भर्ती हुए और 2004 के बाद भर्ती हुए सभी शिक्षक पुरानी व नई पेंशन स्कीम से वंचित हैं, जबकि भारत के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत टीचर्स को पेंशन का लाभ मिल रहा है, परंतु 2004 के पहले व बाद में भर्ती हुए किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय टीचरों को किसी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। यह टीचरों के साथ जेएनवी के साथ 2004 में पहले शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ भी नहीं मिल रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इनको छुट्टियां भी इनको नहीं मिलती हैं, वीकली ऑफ नहीं होता है, एजुकेशन की क्वालिटी पर भी इससे असर पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन करता हूं कि 2004 से पहले भर्ती हुए और 2004 के बाद भर्ती हुए सभी जेएनवी टीचरों को तुरंत पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए तथा जेएनवी स्टाफ व टीचर्स के लिए काम के घंटे भी तय किए जाएं और हफ्ते की छुट्टियां पक्की की जाएं, जैसा कि दूसरे सरकारी टीचरों पर लागू होता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुश्री एस ज्योतिमणि जी। Mike, everybody knows that. Sir, Mike. Thank you, Chairman, sir. கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வெண்ணெய்மலையில் இனாம் நிலங்களில் பல்லாண்டுகளாக முறையாக பட்டா பெற்று குடியிருப்பவர்களை
வெளியேற்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்பிலிருந்து எமது மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக ஏற்கனவே இந்த அவையின் வழியாக ஒன்றிய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளேன். இப்பொழுது மீண்டும் பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை பற்றிய பயத்தோடும் கண்ணீரோடும் துயரத்தோடுமே எங்கள் இரவுகள் விடுகின்றன. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நீதிமன்ற அவமதிப்பின் பெயரால் எங்கள் வீடுகள், வாழ்வாதாரங்கள் பூட்டி சீல் வைக்கப்படுகின்றன. அவை நீதிமன்றங்கள் நினைப்பது போல கோவில் நிலங்கள் அல்ல, அவை இனாம் நிலங்கள். இனாம் நிலங்கள் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கோயில்களில் இறை சேவை செய்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இனாமாக வழங்கப்பட்டவை. ஆகவே அவை அந்த குடும்பத்தினருக்கே சொந்தம். அந்த குடும்பத்தினர் பெயரில் முறைப்படி மகைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இனாம் நில உரிமையாளர்களுக்கு முறையாக பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள் முறையாக பணம் செலுத்தி வீட்டு மனைகள் வாங்கி வீடு கட்டியுள்ளனர். அரசே முறையாக பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளது. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக வரி வாங்கி ரசீது வழங்குகிறது. வீடு கட்ட வங்கிகள் கடன் கொடுத்துள்ளன. இதில் மக்கள் தவறு என்ன? மக்கள் பெயரில் சட்டப்பூர்வமாக பட்டா இருக்கும்போது மக்கள் எப்படி ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஆவார்கள்? அவர்களில் கோவிலின் பெயரால் நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் மூலம் வீடுகளை காலி செய்ய சொல்வது எப்படி நியாயமாகும் என்கிற எங்களின் எளிய கேள்விகளுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. நீங்கள் வணிக செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறீர்கள், அதனால் உங்கள் கடைகளுக்கு சீல் வைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் சொல்கிறது என்று பூட்டி சீல் வைக்கிறார்கள். தமது வீட்டின் முன்பு உள்ள சிறிய இடத்தில் டீ கடை வைப்பதும் மளிகை பொருட்கள் விற்பதும் எளிய உணவு விடுதி நடத்துவதும் எப்படி குற்றமாகும்? எமது மக்கள் அந்த இடத்தில் அடுக்கடுக்காக வணிக வளாகங்கள் கட்டி பெரு வணிகமாக செய்கிறார்கள். வீட்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வயிற்றுக்கு என்ன செய்வார்கள்? பிள்ளைகளை எப்படி படிக்க வைப்பார்கள்? எப்படி குடும்பம் நடத்துவார்கள்? அதுவும் பட்டா அவர்கள் பெயரில் உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் செய்கிற எளிய தொழில்கள் எப்படி சட்டவிரோதமாகும்? இந்த பிரச்சனை வெண்ணெய்மலை, புகழிமலை, வெஞ்சமாங்குடலூர் பகுதிகளோடு நிற்கவில்லை. கரூர் மாவட்டத்தில் அடுத்த 20 கோவில்களின் பெயரில் அதே நபர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். நீதிமன்றமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இப்படியே போனால் சேர பேரரசில் பேரோடும் புகழோடும் இருந்த எங்கள் கரூர் மாவட்டமே இருக்காது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளது. மக்களை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடும் அரசு ஆணை கூட 2 மணி நேரத்தில் நீதிமன்ற தடை உத்தரவால் செயலற்றதாக்கப்படுகிறது. எம் மக்களின் கண்ணீரும் துயரமும் நெஞ்சை உருக்குவதாக உள்ளது. ஒரே ஒரு மசோதாவில் காஷ்மீர் என்கிற மாநிலம் யூனியன் பிரதேசம் ஆகும்போது இந்த எளிய வெண்ணெய்மலை மக்களின் பிரச்சனையை அரசு தீர்க்க முடியாதா? இப்பிரச்சனை கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கோவில் நிலங்கள், இனாம் நிலங்கள், வீடுகள் பல்வேறு இடங்களில் 13 லட்சம் ஏக்கரில் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சொல்ல முடியாத வேதனைக்கும் துயரத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளனர். உடனடியாக ஒன்றிய அரசு மாநில அரசோடு கலந்து ஆலோசித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி எமது மக்களின் வீடுகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எமது மக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். नंरी वणक्कम। माननीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से आपका ध्यान हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। उन्होंने अपनी रागनियों, किस्सों और लोक नाट्य सांग के माध्यम से ग्रामीण समाज को शिक्षित किया तथा हरियाणवी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनका योगदान राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य अंग है। उनके साहित्य, रागनी और सांग पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र, संग्रहालय एवं सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किया जाए। उनकी रचनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। माननीय सभापति जी, यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति, लोक भाषा और ग्रामीण रंग मंच की महान परंपरा का सम्मान होगा। धन्यवाद। माननीय श्री सौगत राय जी। दादाजी प्लीज। Sir, 2.5 minutes sir for you. Sir, I rise to speak on the 0 hour on the deprivation enforced by the central government on West Bengal. On 100 days work, total due is 52,000 crores and total dues to West Bengal is 2 lakh crores. Sir, 59 lakh workers are involved, and not only this, disaster relief fund due is 43,000 crores.
Pradhan Mantri Awas Yojana is 60,100 crores. Samagra Shiksha Abhijan is 19,000 crores. Jal Jeevan Mission is 25,000 crores, 2,500 crores. It is an example how the center is using dues to the state as a weapon to beat the state government which is opposed to it. Sir, on the Calcutta High Court, in a judgment said all these dues, especially in Narega, should be paid by 1st August 2025. The union government has not kept the promise. It is delaying it, and the finance minister is making wrong statements in parliament in the matter. Sir, they appealed to the center, went to the Supreme Court in appeal. Supreme Court has rejected the union government's appeal. Sir, we immediately demand that the NREGA, which is stopped from 2022, be restored and the funds given. I strongly protest against the discriminatory attitude of the central government towards West Bengal, which is being protested by 59 lakh workers altogether in the state. Thank you, sir. माननीय श्री मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, चंडीगढ़ के आसपास 3 शहर और हैं, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़। वर्ष 2019 में, नवंबर 2019 में मैंने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को एक खत लिखा था कि इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने की जरूरत है और एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस पूरे रीजन का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। मैंने ये प्रस्ताव किया था कि अंबाला से लेके कोराली तक और लांड्रा से लेके पिंजौर तक एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। सरकार ने उस पहल के ऊपर एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जब से वो गठित हुई है, सिर्फ उसकी बैठक 3 बार हुई। उन्होंने राइट्स को, जो रेलवे टेक्निकल इकोनॉमिक अथॉरिटी है, उनको ये कहा कि एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट दीजिए कि ये चारों शहरों के लिए एक मेट्रो बन सकती है कि नहीं। राइट्स ने 1 बार नहीं 2 बार रिपोर्ट दी कि हाँ, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए मेट्रो आवश्यक है और मेट्रो बनाने की जरूरत है, पर उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़कर 16,000 करोड़ से पिछले 3-4 वर्ष में 25,000 करोड़ हो गई। अब सभापति महोदय, नागपुर में भी मेट्रो बन गया, कोच्चि में भी मेट्रो बन गया, बेंगलुरु में भी बन गया, हैदराबाद में भी बन गया, मुंबई में भी बन गया, तमाम शहरों में मेट्रो बन गया है, पर चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से मेट्रो नहीं बना। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है, मेरी स्पेसिफिक मांग ये है कि केंद्र सरकार को इसको एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत अडॉप्ट करते हुए वो 25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से देना चाहिए, जिससे ये सारा रीजन इंटीग्रेट हो सके और इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको कैटलाइज किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी। ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರುಗಳಿವೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ 39,000 ಜನ ರೈತರು ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ಸರ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಮಳೆ ಮಾಪನ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರಿದೆ. ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಗೆ ರೈತರಾದ ನಾವೇ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿ ರೈತರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. थैंक यू सर. माननीय श्री अरविंद गणपत सामंत जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आज अतिशय महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आज निवेदन कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ. सभापति महोदय, मुंबई शहर आप जानते हो आज कितनी बड़ी आबादी हुई है इतने छोटे शहर में, और उस शहर में हजारों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. और झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली, 2022 तक सबको पक्का घर का वादा किया. लेकिन ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इन झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सरकारी जगहों पर, खास करके केंद्र सरकार की, मुंबई पोर्ट की हो, रेल की हो, बीआरसी की जमीन हो. मुंबई पोर्ट को 944 हेक्टेयर जमीन है सर. हजारों झुग्गी झोपड़ियाँ 50 साल से वहां पड़ी हुई है. अब कुछ ना कुछ अगर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है तो उनको निष्कासित किया जाता है, और निष्कासित करने पर अगर वो कोर्ट में भी जाए, कहीं भी जाए, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास कोई लैंड पॉलिसी नहीं है कि हम आपको घर दे दे, दूसरा घर, पक्का घर दे दे. यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ निष्कासित कर रहे हैं, यहाँ दूसरा घर देने की कोई योजना नहीं. और राज्य सरकार में एक झुग्गी झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना है हमारी राज्य सरकार में, महाराष्ट्र में, ताकि वो जो सरकारी जमीन पर हो या किसी जमीन पे हो, वहाँ की विकसित करके उनको 300 स्क्वायर फीट का घर, पक्का घर मुफ्त में दिया जाता है उस योजना में. अब ये जो लोग हैं वंचित है, जैसे ससुर डॉक है, उस ससुर डॉक में गोडाउन था जहाँ बेचारे मछुआरे आते हैं, जो उसका प्रॉन्स का छिलका निकालने का गरीब लोग काम करते थे. एक गोडाउन था, उसको निष्कासित कर दिया, उनको वैकेट कर दिया, उनका रोजगार भी गया, वो गोडाउन भी गया. झगड़ा किसका? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का. लैंड पॉलिसी किराया इन्होंने नहीं दिया करके उनको निष्कासित कर दिया. परेल में रेलवे स्टेशन के तहत एक 25-30 झुग्गी झोपड़ियां है, कुछ डेवलपमेंट करना है, उनको कह रहे हैं निष्कासित करो. अब उनको घर कौन देगा? तो इसका कारण मैं बार बार केंद्र सरकार से मांग करता रहा, सर जब तक केंद्र सरकार की लैंड पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक इनको घर नहीं मिलेगा. रेल में सभी वही उत्तर देते हैं, हम थोड़े क्या करेंगे, हम दबर से, हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, जबकि राज्य में पॉलिसी है. अब ये कंट्रोवर्सी हो जाती है, और बेचारे जो गरीब लोग हैं, मुंबई पोर्ट की जमीन पर हो, बीआरसी की जमीन पर हो, रेल की जमीन पर हो, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को आपके माध्यम से विनती करता हूं, एक बार एक लैंड पॉलिसी तहत कर लो. खास करके महाराष्ट्र में अगर इसके लिए सरकार की एक अच्छी नीति बनी है, अच्छी योजना बने, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने ये झुग्गी झोपड़ियों की पुनर्विकास की योजना ही, जहां उनको मुफ्त घर मिलते हैं, वो योजना इनको लागू कर सकते हैं. इस तरह की योजना बनाई जाए ताकि ये झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास हो सके. धन्यवाद सभापति. धन्यवाद. माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी. माननीय सभापति महोदय, मैं सरगुजा संभाग की एक गंभीर जन आवश्यकता पर रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं. अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22407 दिल्ली के लिए सरगुजा अंचल की एकमात्र सीधी रेल सेवा है, जो वर्तमान में सप्ताह में केवल एक ही दिन संचालित होती है. सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिलों के हजारों विद्यार्थी, मरीज, नौकरी पेशा लोग और व्यापारी नियमित रूप से दिल्ली की यात्रा करते हैं. सीमित संचालन के कारण उन्हें टिकट न मिलने
लंबी प्रतीक्षा सूची और महंगे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति इस उभरते हुए क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं के बिल्कुल विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22-407 को सप्ताह में कम से कम 2 दिन चलाया जाए, जिससे आम जनता को वास्तविक राहत मिल सके और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर शताब्दी राय मैडम, आप अपनी बात 2.5 मिनट में रख सकते हैं। डिमांड থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কনস্টিটিউয়েন্সি বীরভূমে সিউড়িতে এক্স সার্ভিসম্যানদের কন্ট্রিবিউটারি হেলথ স্কিম ECHS এ পলিক্লিনিক স্থাপনের দরকার আছে, যেটা জন্যে পলিক্লিনিক সিউড়িতে নেই বলে ওখানে প্রায় 10,000 লোক আছে যারা নির্ভরশীল ওই ওখানে। তারা শুধুমাত্র পলিক্লিনিক নেই বলে 100 কিলোমিটার দূর পানাগড় যেতে হয়। ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তরের অধীনস্থ রিজিওনাল সেন্টার ECHS 2011 সালে এটা পারমিশন দিয়েছিল যাতে সিউড়িতে পলিক্লিনিক স্থাপন হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মমতা ব্যানার্জির সরকার 2015 সালে তার জন্য যে জমি দরকার ছিল সেই জমিটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছিল। 2015 থেকে 2025 মানে 10 বছর এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু করা হয়নি, কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি বা একটা ইটও পর্যন্ত গাঁথা হয়নি। আমার অনুরোধ, যে মানুষগুলো আমাদের দেশের জন্য কাজ করেছে, জীবন দিচ্ছে এবং রিটায়ারমেন্টের পর অবভিয়াসলি তাদের অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই ট্রিটমেন্টগুলো পাওয়া খুব জরুরি হয়। দেশের জন্য যখন তারা করে তাদেরকে একটু বেশি অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত এবং 10 বছর যে মানুষগুলো সাফার করলো সেই মানুষগুলোর সুবিধে দেওয়ার জন্যে সিউড়িতে ইমিডিয়েট পলিক্লিনিক খোলা হোক, যাতে আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষরা এই সুবিধে থেকে বিরতি না থাকে, বঞ্চিত না হয় এবং আমার এই বীরভূমের মানুষদের সুবিধের জন্য এই আবেদন আমার সরকার যখন করেছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার যখন সাপোর্ট দিয়েছে, তখন সেন্ট্রালকে রিকোয়েস্ট যে সেই সাপোর্টটা নিয়ে কাজটা করুক। ধন্যবাদ। धन्यवाद। माननीय श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े जी। धन्यवाद सभापति जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं यह महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए उठा रहा ताकि सदन और सरकार का ध्यान हमारे भारतीय सैनिकों के बहुत गंभीर और संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर दिलाया जा सके, जो देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ साथ दिन रात देश की सेवा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग, ट्रांसफर, ऑपरेशनल यूनिट में रिपोर्टिंग, इमरजेंसी ड्यूटी और छुट्टी के बाद समय पर डिप्लॉयमेंट में पहुंचने के लिए काफ़ी हद तक रेल यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता। हालांकि असल में देखा जाए तो भारतीय सैनिकों का रेल रिजर्वेशन समय पर कंफर्म नहीं होता। कई बार उनके टिकट वेटिंग लिस्ट में रहते हैं या यात्रा के आखिरी समय तक कंफर्म नहीं होता। माननीय सभापति जी, मैं यह मामला बहुत चिंताजनक और देश के सेवा की ड्यूटी में रुकावट डालता है। अगर सैनिक समय पर यूनिट नहीं पहुंच पाते तो इसका नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन रिलेशन के साथ साथ सैनिकों के मेंटल और फैमिली कंडीशन पर भी असर पड़ता है। ये ठीक नहीं कि देश के लिए अपनी जान जोखिम डालने वाले सैनिकों को ऐसी बेसिक सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़े। सभापति महोदय, यह जरूरी है कि केंद्र सरकार और खासकर रेलवे मंत्रालय देश की रक्षा के लिए तैयार सैनिकों को इस मामले में तुरंत दखल ले। इसलिए इस सदन के जरिए मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारतीय सैनिकों के लिए एक अलग और गारंटी वाला रेलवे रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए।
सैनिकों को ड्यूटी यात्रा के लिए तुरंत कंफर्म टिकट दिलाने के लिए एक अलग सिस्टम, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया जाए। सभी बड़े ट्रेनों में सैनिकों के लिए खास सीटें रिजर्वेशन या पॉलिसी फैसला किया जाए। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में तालमेल बढ़ाकर सैनिकों के पहचान डिजिटल वेरिफिकेशन करके टिकट कंफर्मेशन के प्रोसेस में आसान बनाया जाए। इस बारे में साफ गाइडलाइन जारी की जाने के लिए मैं आपसे अनुरोध, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। माननीय श्री वंशी कृष्ण गद्दम जी। Sir, thank you for this opportunity. Today I want to bring. Sir, camera. माइक दे दीजिए। Mic, camera. Sir, thank you for this opportunity, sir. Today I want to bring the attention to a very serious matter to strengthen the implementation of Article 21A, sir, the right to education, especially for SC and ST children across the country and specific to Peddapalli, sir. Sir, on paper, education should be free and everybody's fundamental right. But on ground, in many parts across our country, including Peddapalli, this is far from reality. Sir, in my own district, I requested a Navodaya school, but unfortunately, my neighboring MP who was from the opposition, he took the Navodaya school and implemented in his area, sir. So I request the government not to show such prejudice and please grant us the rightful school that we require. We want a Navodaya school in Dharmapuri area. We need an Ekalavya model residential school, Kendri Vidyalaya, and a Sainik school for Peddapalli and Mancherial district, sir. Sir, there are a lot of young students who want to study. Unfortunately, they have to walk kilometers and kilometers because mine is a very interior part of the country. There are several schools which have no teachers. Unfortunately, the hostels are in a very terrible condition. I request the government to grant us the required funds to improve the education space in our state, particularly to my constituency, Peddapalli area. Sir, education is the biggest equalizer in our country. Dr. B.R. Ambedkar changed his life through education, and every SC, ST child in Peddapalli and this country deserves the same chance. This is our fight, this is our responsibility, and this is our promise. Jai Hind. माननीय सदस्यगण, मेरे पास 100 से ज़्यादा माननीय सदस्यों के नाम हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहता हूं, इसलिए केवल 1 मिनट में अपनी विषय, अपनी मांग उठाए। अब मैं कल की सूची ले रहा हूं। माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर विनम्रतापूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड, आरोग्य मंदिर, नए मेडिकल कॉलेज, एम्स और जनऔषधि केंद्र जैसी व्यवस्थाओं के द्वारा एक अच्छा उल्लेखनीय सुविधा लोगों को मिली है। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के डाक विभाग में, सेना में, रेलवे में, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट में बहुत सारे वर्तमान में कर्मचारी और पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके परिवार निवास करते हैं। जनपद में कोई भी CGHS सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से उनको मेरठ, गाजियाबाद या दिल्ली में जाना पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जाने में असुविधा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इस उद्देश्य को लेकर सरकार हमारी काम कर रही है। लेकिन मेरे क्षेत्र में ये ना होने के कारण बुजुर्ग लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है।
मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए CGS सेंटर की स्थापना करने के लिए निर्देशित करने का काम करें, ऐसा मेरा आपकी तरफ से अनुरोध है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय श्री हाइबी एडन, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर टाइम सर। Sir, Shabrimala is a sacred place, not just for Hindus, sir. Shabrimala is a place for all secular people across the country. And every year, lakhs and lakhs of devotees come to Shabrimala for the very sacred darshan of Ayyappa. Lord Ayyappa has been a source of strength for many devotees. Sir, unfortunately, in the last many years, a huge conspiracy has been happening with the help of the state government of Kerala, where a huge gold scam has been happening in the sacred temple of Shabrimala, sir. Sir, in Shabrimala, CPIM leaders, former MLA Padmakumar and Vasu, have been arrested in the gold theft case, which was directed by the Honorable High Court of Kerala. Honorable High Court intervened and made a special investigation team. And this special investigation team came out with facts which were quite surprising, where the CPIM-led government were in full support for the gold theft case, sir. Please, sir, please place your demand. Sir, sir, the demand is, it's quite surprising. It raises a lot of concern. Why the Bharatiya Janata Party is mum in this particular case? We strongly believe that there is a nexus between the CPIM and the BJP in this particular case. So we demand a strong inquiry in the direction of the High Court, where all the culprits should come under the bar, sir. I strongly demand this, sir. I urge the government of India to bring the all. माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी। സർ വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സർ ഇവിടെ ഹൈബിയുടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ താങ്കളുടെ സ്റ്റേറ്റായ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരാണ് ശബരിമല സന്ദർശിക്കുന്നത്. 2019 യുവതീ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടായി. അന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിന് മുൻകൈയെടുത്തത്. ഇപ്പോഴിതാ ഹൈബി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സർ 41 ദിവസം വ്രതമെടുത്തിട്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ കഠിനമായിട്ടുള്ള മല ചവിട്ടിയിട്ടാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത് സർ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ 30 സെക്കൻഡ് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് സായുജ്യമടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ചെല്ലുന്നത് സർ. അവിടെയാണ് സർ അയ്യപ്പൻ്റെ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിലുള്ള ധ്വജവും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടളപ്പാളയും എല്ലാ സ്വർണവും ചെമ്പാക്കി മാറ്റി മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സർ. ഇത് വൻ കൊള്ളയാണ് സർ. കൊള്ള മാത്രമല്ല സർ, ഇത് വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് സർ. ഇപ്പോഴും പല പ്രതികളും മറക്ക് പുറത്താണ് സർ. ഇപ്പോഴും പല പ്രതികളും ഇനിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുണ്ട് സർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ള പ്രതീതിയുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അന്വേഷണ വിവരം നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ച SITയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ, കോർട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷിച്ച് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ മുഴുവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം സർ. വിശ്വാസത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സർ. कृष्णदेवी शिवशंकर पटेल जी। बोलिए मैडम। माइक प्लीज, माइक टू हर। माइक आप बोलो माइक। अध्यक्ष महोदय, सरकार की लचर पैरवी के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर 2025 में एक आदेश के पूरे भारत के लाखों शिक्षकों के सामने भारी संकट खड़ा कर दिया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि देश में कार्यरत सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर टीटी परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनको अपनी नौकरी गंवाना पड़ेगा। परंतु मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि लाखों शिक्षक ऐसे हैं
जो 20-25 साल सेवा कर चुके हैं और पूर्व में सरकार के सभी मानक पूर्ण करने के बाद ही शिक्षक बने थे। अब उनको भी टीटी परीक्षा पास करने की बाध्यता थोप दी गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय इस वरिष्ठ शिक्षकों के लिए अव्यवहारिक, अमानवीय और प्रशासनिक रूप से अनुपयुक्त है। ऐसे निर्णय से लाखों शिक्षक और उनका परिवार अवसाद की स्थिति में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, और मैं बुंदेलखंड में कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या तक कर ली है। अतः मैं शिक्षा मंत्री से मांग करती हूँ धन्यवाद मैडम, अध्यादेश लाकर ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों को टीटी से छूट। धन्यवाद मैडम। माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय चंद्रशेखर जी, मैडम आप टाइम एक्सीड कीजिए। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय श्री देवेश शाक्य जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सांसदों द्वारा यह विषय रखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय में कहा गया कि देश को सभी सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा और पदोन्नति में पात्र रहने के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अति अनिवार्य है। और इसे 2 वर्ष मिले हैं टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। लेकिन मान्यवर जब आरटीई एक्ट 2009 दिनांक 26 अगस्त 2010 को लागू किया गया, उस समय एनसीटीई द्वारा स्पष्ट किया गया कि इससे पूर्व बेसिक शिक्षा अध्यापकों को टीईटी परीक्षा पूर्ण करने के बाद ही अध्यापक बनाया जाएगा। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार टीईटी पास करने वाले 69,000 शिक्षकों को अभी तक नौकरी नहीं दे पाई, वही शिक्षा को बेहतर बनाए रखने के लिए देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापक जो अपने अपने विषयों में होनहार शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इस निर्णय से उनके परिवार पर आपदा सी आ गई है। हजारों अध्यापक बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई और मकान के लोन से दबे हुए हैं। वहीं लाखों अध्यापकों की उम्र 50 से 55 वर्ष से ज्यादा हो गई है, जो अब अपना जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा काम, सर प्लीज, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं और मेरी समाजवादी पार्टी मांग करती है कि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करता हूं। साथ ही साथ टीईटी में पास करने वाले 69,000 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। माननीय डॉक्टर शिवाजी बंडप्पा कालगे जी। तब तक चल रहा है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं लातूर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और इस संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लातूर से बोधन तक नई रेल लाइन का प्रस्ताव स्वतंत्रता समय से प्रलंबित है, अभी तक इसका कार्यारंभ नहीं हो पाया है। उसके साथ साथ लातूर से नांदेड़ और लातूर से कलबुर्गी ये भी प्रलंबित है। इन परियोजनाओं को पूरा होने से मराठवाड़ा क्षेत्र के लाखों नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा आर्थिक विकास होगा। इसके साथ साथ कुर्डवाड़ी से लातूर रोड का दोहरीकरण भी प्रलंबित है, ये भी होना चाहिए। और लातूर के लिए वंदे भारत, नॉर्थ इंडिया कनेक्टिविटी और साउथ इंडिया कनेक्टिविटी जल्द से जल्द डेवलप हो, ये मेरी मांग, ये मैं मांग करता हूँ। रेलवे मंत्री जी ने इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान देना। थैंक यू। राजपूत जी।
धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से देश के लोकप्रिय माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 730C पर स्थित गंगा नदी और राम गंगा नदी पर बने पुल बहुत ही पुराने व सकरे हैं, जो अब जर्जर भी हो चुके हैं। चूंकि ये मार्ग अब नेशनल हाईवे में हो गया है, ये NH दक्षिण भारत को उत्तर भारत की ओर से जोड़ता है। इसी मार्ग पर फतेहगढ़ के दो आर्मी रेजिमेंट भी स्थित हैं, जहां से नेपाल और चाइना बॉर्डर जाने हेतु आवागमन बना रहता है। गंगा तट पर अधिकतर मेला लगा रहता है, जिससे इन दोनों पुलों पर सकरा होने के कारण सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। आप कृपया अपनी एवं जर्जर होने के कारण इन दोनों पुलों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 730C पर जनपद फर्रुखाबाद में गंगा नदी और रामगंगा नदी पर बने दोनों पुलों को चौड़ीकरण कर नव निर्माण कराने हेतु DPR बनाकर तत्काल नए पुलों का निर्माण कराया जाए। देवेश चंद्र ठाकुर जी। माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं और आपके माध्यम से देश के जो तमाम लाखों करोड़ों श्रमिक हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है भारत सरकार ने। और देश के तमाम जो लेबर के कोड थे, लेबर लॉज थे, उन सारे को एक साथ यूनिफाइड करके 4 कोड बनाया और उसमें देश के सभी श्रमिक, चाहे वो कुशल कामगार हों, अकुशल कामगार हों, संगठित हों, असंगठित हों। लेकिन मैं आपके ध्यान से एक गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं कि जो पूरे 24/7 सप्लाई चेन में रहते हैं, कोविड के दौरान भी जिन्होंने माल गोदाम पे, जिस समय लोग कोविड में अपने घरों की जान की हिफाजत कर रहे थे, दरवाजे की दहलीज से नहीं निकल रहे थे, उस समय भी माल गोदाम को खाली करने का काम, पूरे देश में खाद्यान्न को पहुंचाने का काम, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ऐसे उन श्रमिकों का रेलवे उन्हें अपना श्रमिक नहीं मानती है। कंसाइनर जो उनसे लोडिंग अनलोडिंग कराते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उन इनह्यूमन कंडीशन है, वो 24 घंटे काम करते हैं, ना उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी है। जबकि भारत सरकार ने 4 कानून बना दिया है। तो जैसे आप महाराष्ट्र में एक मथाड़ी बोर्ड बना हुआ है और इसी तरीके से FCI का एक बोर्ड बना हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जैसे भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों के उनके हितों की रक्षा के लिए कॉरपोरेशन का गठन किया है और महाराष्ट्र के सरकार ने मथाड़ी बोर्ड का किया है, उसी तरह से अखिल भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके कवर के लिए, उनके मिनिमम वेजेज के लिए जो 4 कोड में सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है, वो एक बोर्ड बनाने का काम करें जिससे उन श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री भजनलाल जाटव जी। भजनलाल जाटव जी। माननीय श्री धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी। माननीय श्री कौशलेंद्र कुमार। माननीय डॉक्टर MK विष्णु प्रसाद जी। बोलिए, स्टार्ट कीजिए। எனது தொகுதியில் கடலூர் பாராளுமன்ற தொகுதியிலே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோலை சார்ந்த ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்ப்பரேஷன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சில மாதங்களாக நிறைய புகார்கள் வந்து நிறைய ஊழல்கள் நடப்பதாக செய்திகள் வரத் தொடங்கின. இது இந்த பல பத்திரிகைகள், ஆங்கில பத்திரிகைகள், டெல்லியில் இருக்கின்ற பத்திரிகை, ஈவன் டெல்லி நியூஸ் பேப்பர் ஆல்சோ கேரி த நியூஸ். அங்கே என்னவென்றால், ஒரிசா தலிபெராவில் வீடு கட்டும் திட்டமானது நியமனம் மூலம் தனியாருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒரு விலையின் பணி ஆணை வழங்கப்பட்ட பின் விலையை மறுபரிசீலனை செய்து கால நீட்டிப்பு செய்து ரேட் ரிவிஷன் அண்ட் EOT செய்து GFRக்கு
பொது நீதி சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டது. சாம்பல் விற்பனையில் 2 முறை கால நீட்டிப்பு தந்து 2 times எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள். சிஎஸ்ஆர் மூலம் பல கோடி ஊழல் நடந்திருப்பதாக செய்திகள் வருகிறது. இது தொடர்பாக சிபிஐயில் உரிய ஆதாரங்களுடன் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அரசாங்கம் தலையிட்டு உடனடியாக புகார் மீது விசாரணை நடத்தி உரிய அதிகாரிகளுக்கு தண்டனை பெற்று தர வேண்டும். இன் தலைபரா rate revision, EOT against GFR rules, everything is happening in integrated housing and R&R housing plan. Rate escalation has taken place beyond imagination. So all these things, there is several corruption charges have taken place. So we have given a complaint in CBI. Government has to interfere and take appropriate action, inquiry and appropriate action against the officials. Thank you very much. माननीय श्री बलराम नायक पोरिका जी, बोलिए सर। नहीं, आप बोलिए, माइक आ जाएगा। हाँ बोलिए। साहब, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपके सामने। ये तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है, वो टेम्पल में हाथीराम बाबा जी का भी एक मठम है साहब। वो पहले 1843 में तिरुपति एंडोमेंट में था साहब। उसके बाद में 1933 में उसको ट्रस्ट बना दिए। कहीं को बोले तो उसमें उनको हिस्सा नहीं मिले सर का। जब ब्रिटिश का टाइम पे 600 एकड़ लैंड दिए थे। और ये भी आपको पता है साहब, इसके बारे में ज्यादा आप एसपी साहब है वहां पे जब आपको भी पता है स्पीकर साहब, वो आज वो मठम को पूरा डिजालो कर दे रहे। ये मठम किसके वास्ते है बोले साहब, बंजारे पूरे भारत में हमारे बंजारे 20 करोड़ का पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन बंजारे पूरे दर्शन को जाने के बाद वहां पे रहने का पूरा हॉस्पिटल इंतजाम पूरा था। पूरा लैंड पूरा है, पूरी लैंड हमारी लैंड पूरे हाथीराम मठम के पूरे लैंड तिरुपति में बेच ले रहे साहब। और वो मठम जो भी है ऊपर पहाड़ के ऊपर जो है वो मठम को भी डिजालो कर रहे साहब। कई बार हम चंद्रबाबू नायडू को ये एक 3-4 महीने के पहले हम जाके पिटीशन भी दिए। वहां पे पूरे पुलिस वाले को भी एसपी साहब को पिटीशन दिए। पूरा देने के बावजूद भी डिजालो कर रहे आप। जल्दी उसको रोक के जो हमारे बंजारा कम्युनिटी का वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ना एंडोमेंट में तो मिलाइए, नहीं तो ट्रस्ट के वास्ते कुछ हमारे को और प्लेस को डिजालो नहीं करे सर का रोकिए साहब। ये बंजारा कम्युनिटी का हक है। जब हाथीराम बाबा जी बालाजी से जब उन्होंने पांच खेलते थे, जो तेलुगु में पाचिकल बोल के बोलते, तेलुगु में पाचिकल के, आपको भी पूरा जानकारी है साहब। उस वास्ते आपके सामने ये मुद्दा मैं रखना चाह रहा हूँ। तुरंत हमारे को जो वहां के सीएम है चंद्रबाबू नायडू को, उनको बोल के हमारे बंजारे के लिए आने जाने के लिए वहाँ रूम्स है, सहूलत है, वो पूरे डिजालो नहीं आने दे रहे। उस वास्ते तुरंत इसको देखना चाहिए साहब। नमस्कार साहब, धन्यवाद। श्री जितेंद्र कुमार दोहरे जी, आप बोलिए, आप बोलना शुरू कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इटावा लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा अवैध खनन हो रहा है। और हमारे इटावा में ही नहीं, हमारे जालौन के सांसद जी बैठे मेरे बगल में लोकसभा क्षेत्र इनका भी है, एटा का भी है। पूरे प्रदेश में इतना बड़ा अवैध खनन हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। सारी सड़कें भ्रष्ट हो गई ओवरलोड होने की वजह से। कृपया मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन खनन माफियाओं द्वारा ओवरलोड ट्रकों की निरंतर आवाजाही के कारण सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। इतना ही नहीं, हमारे लोकसभा इटावा जिले में एक बहुत बड़ा सुमेर सिंह किला अतिथि गृह है। वहां के आसपास बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ थे, मनवर बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ थे, जिसकी वजह से वहां की सुंदरता दिखती थी। हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह सरकार में वो सुमेर सिंह किला बनाया गया था। वहां आसपास मिट्टी के ढेर खोद करके और उसमें प्लाटिंग हो गई है। वहां की सरकार ने वहां पर खोद करके और उसमें प्लाट काट दिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो जैसे भट्टा मालिक है 2 फुट की परमिशन ली मिट्टी की और 4 फुट 5 फुट 6 फुट आपसे निवेदन है। बोलिए, हाथ
अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा की कई विद्युत उत्पादित कंपनियों की बिजली उत्पादन का कार्य कर रही है। इन बिजली कंपनियों को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए जो मानक तय किया गया था, उस मानक के विपरीत अवैधिक रूप से कार्य करने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों और पालतू जानवरों और पक्षियों को गंभीर बीमारियां हो रही। इन बिजली कंपनियों को कई बार अवगत कराने के पर भी अब तक कोई सुधारदायक कदम नहीं उठाया गया है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा में विद्युत उत्पादित कंपनियों के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है, उस पर जल्द से जल्द समुचित कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री जियाउर रहमान जी, माननीय श्री गुरजीत सिंह औजाला जी, माननीय श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I would like to draw the immediate attention of the Ministry of Road and Transport and Highways regarding the construction of National Highway 66, which is passing through my constituency. Sir, on 5th December 2025 in my constituency near to Mylakad, Kottayam, in National Highway 66, which is under construction, the road totally collapsed, causing huge damages. So the reason for the accident is due to the unscientific design, alignment and construction of the highway. It is not an isolated incident. Series of incidents have happened in Alappuzha, Thiruvananthapuram and the Malabar parts of the state also. And last month, 2 people have died, 1 passenger and 1 worker. So the accidents are happening in places where national highway and service roads are separated by huge retaining walls filled with soil. And 30 to 40 feet height of earthen retaining walls are in various places. This is a threat to the safety of the road. All these works are done without conducting any scientific studies, without taking into consideration the topography, climatic conditions, and the characteristics of the road. Series of similar accidents establish the fact that elevated road with earthen retaining wall is not safe, and that is to be dropped. Hence, I demand to the Honourable Minister and the Government the following 2 demands, that is, in these places, elevated concrete highway on pillars as required. Number 1 is to conduct a high-level investigation in the accident and scientific study regarding the safety of the elevated highway on earthen retaining wall is to be done. And the second one is construct concrete elevated highway on pillars in the place of earthen retaining walls, which is having huge height. This has to be taken into with immediate concern, and it is to be discussed and it is to be decided at the earliest, so as to have a proper construction of the National Highway 66. Thank you very much, sir. Sir, thank you for giving me the opportunity. सर, जैसे कि हम सभी को मालूम है, 2020 में हमारे बोडो जो एकॉर्ड हमने किया था भारत सरकार, असम सरकार, एप्सू के साथ, सभी वहाँ के जो संगठन के साथ, तो उसमें 2 बड़ा विषय हमने वहाँ पर डिमांड्स भी हुआ, वहाँ पर एकॉर्ड में उसका उल्लेख भी किया गया। जो बोडो एकॉर्ड 2020 में सीरियल नंबर 7 में एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रीजनल कैंपस, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो उसका एक रीजनल कैंपस मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में भैरवकुंड में खोलने का तय हुआ था, लेकिन अभी तक इसका विषय में आगे नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को आग्रह करता हूँ, तुरंत इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस, रीजनल कैंपस भैरवकुंड में खोलने का कृपा करें। दूसरा, सीरियल नंबर 9 में NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका भी उल्लेख किया था सीरियल नंबर 9 में, तो वो भी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलने का था, अभी तक नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से शिक्षा मंत्री को विनम्रता अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर ये दोनों इंस्टीट्यूट खोल करके वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल यूथ्स को मौका दे, शिक्षा में, हायर एजुकेशन में उसको मौका दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री के सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public important matter. Sir,
the farmers are facing acute shortage of urea and potassium throughout the country, especially in Kerala. My constituency, Rice Bowl area, Kutanad, also facing serious problem for shortage of the urea and potash. The northeast monsoon phase is approached Kerala. The state has over 25 lakh hectares under cultivation, and farmers across various crops, including paddy, coconut, arecanut, cocoa, rubber, cardamom, and pineapple, are unable to carry out timely nutrient application due to the non-availability of the essential fertilizer. Chairman, sir, farmers' organization have warned of a drastic fall in yields, especially pineapple cultivation, which requires 22,500 tons of urea and 15,000 tons of potash annually. The shortage has forced farmers to depend on expensive complex. This is a farmer's issue, sir. Expensive complex fertilizer, leading to higher cultivation cost, nutrient imbalance, and ecological damage. The Kerala government has stated to repeated requests to the central government to timely supply have been ignored, severely affecting farmer incomes and rural livelihoods. Sir, I am concluding, sir. The agriculture experts have also cautioned that nitrogen, mainly sourced from urea, accounts for 44% of the fertilizer consumption of the state, and any disruption will have a direct and immediate impact on the crop growth, productivity, and overall economic stability. Given the gravity of the situation and the widespread distress among the farming community, this House must be taken up very urgently. And Honorable Fertilizer and Chemicals Minister make a statement in this House for sir. this serious issue for the shortage of urea and potassium. Sri Krishna Devarayala garu. Thank you, sir. సార్, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కాటన్ రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి ఈరోజు నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను సార్. మొదటిది, పత్తి రైతులు మొంతా తుఫాను వల్ల చాలా నష్టపోయి ఉన్నారు సార్. దాదాపుగా 1,08,000 ఎకరాలు ఈ మొంతా తుఫాను వల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది సార్. 1,25,000 1.25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కలర్ మారటం కానీ డ్యామేజ్ అవటం కానీ ఈ పత్తి జరిగింది సార్. ముఖ్యంగా పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే ఎక్కువగా ఈ నష్టం జరిగింది సార్. రెండో ఇబ్బంది, ఏదైతే CCI టెక్స్టైల్ మినిస్ట్రీ కింద ఉన్న కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ పత్తిని కొనుగోలు చేస్తుందో, వారు ఈ సంవత్సరం కొత్త సిస్టమ్ తీసుకుని వచ్చి దాంట్లో L1, L2, L3 అని చెప్పి ఎలకేషన్ సిస్టమ్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు కొత్తది. దానివల్ల రైతులు మరీ ఇంకా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు సార్. దీనివల్ల చాలామంది రైతులు వారి పంటని అక్కడికి మార్కెటింగ్ యార్డ్కి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. తీసుకొచ్చి ఈ స్లాట్లో బుక్ చేసుకుని ఉన్న దానికి అమ్ముదామని ట్రై చేస్తూ ఉంటే చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు సార్. అయితే మీ ద్వారా మంత్రి గారికి తెలియజేసుకున్న ఏంటంటే, ఈ ఏదైతే స్లాట్స్ ఉన్నదో ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఓపెన్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా నియోజకవర్గానికి సంబంధించే పిడుగురాళ్ళ, నడికుడి, నర్సరావుపేట ఈ 3 చోట్ల ఉన్న 4 జిన్నింగ్ మిల్స్లో నేను డేటా తెప్పించి చూశాను సార్. 5,450 క్వింటాలు పత్తిని ప్రాసెస్ చేయగలవు ఈ జిన్నింగ్ మిల్స్. అయితే కేవలం ఈరోజు చేస్తూ ఉంది 3,550 క్వింటాలు మాత్రమే అవి ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా 30-35% ఇంకా చేయగలిగి ఉండి కూడా చేయలేని పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎందుకు అంటే ఈ కోటా సిస్టమ్ పెట్టడం వల్ల. కాబట్టి టెక్స్టైల్ మినిస్ట్రీ గారి ద్వారా కోరేది ఏమిటంటే, ఈ కోటాని పెంచి రైతులకి మంచి చేయాలి అని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. రెండోది, ఏదైతే డిస్కలర్ అయినాయో, కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయినాయో వాటిని కూడా కొద్దిగా రేటు తగ్గించని కొనమని కోరుతా ఉన్నాం. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కొద్దిగా ఏదైతే 8%, 9% అని పెడతా ఉన్నారో దాన్ని పెంచి కొద్దిగా కొనమని చెప్పి రైతులను ఆదుకోమని చెప్పి టెక్స్టైల్ మినిస్టర్ వారిని కోరుతా ఉన్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాద్ జీ. తమరు జిల్లాల గురించి చెప్పేటప్పుడు లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు పల్నాడు, ఒంగోలు, గుంటూరు జిల్లాల గురించి చెప్పారు. బాపట్ల జిల్లాను కూడా దాంట్లో యాడ్ చేయండి. కూడా దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అయి ఉంది సార్ ఈ కాటన్. దాంట్లో క్షమించాలి, బాపట్ల జిల్లా కూడా ఉంది. ఇదివరకు యాస్టివల్ గుంటూరు కాబట్టి దాన్ని రిఫర్ చేయలేదు, కానీ బాపట్ల కూడా ఉంది. थैंक यू जी. माननीय सदस्यगण, मैं अभी दिसंबर 9 तारीख के
शून्यकाल प्रश्न ले रहा हूं। माननीय श्री रुद्र नारायण पाणी जी। आज मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के यशस्वी मंत्री नितिन जी से भी मिला हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में एक मठो करगोड़ा करके स्थान है। कामाख्या नगर के पास जीरडामाड़ी करके एक स्थान है। परजंग के बारियापुर में भी ओवरब्रिज के लिए मैं अनुरोध किया और पिछले जो सरकार था उड़ीसा में, उस सरकार का दूरदृष्टि के अभाव के कारण डीपीआर जब बन रहा था तब कहीं ओवरब्रिज बनेगा, कहाँ अंडरपास बनेगा, इसमें कमियां रहा। इसके कारण अभी हमको ये भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस प्रकार का मांग या निवेदन हम आपके सामने, सदन के सामने करते हैं। ढेंकनाल करके एक शहर है, मेरा होम टाउन है। उड़ीसा के ये राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पे आता है। अभी वो कटक और संबलपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेनीकरण समाप्त होने जा रहा है, लेकिन उस एक मेन टाउन जो है उसके 2-3 ऐसे इम्पोर्टेंट जंक्शन है जहां ना अंडरपास ना ओवरब्रिज का कोई डीपीआर बना है। मैं ढेंकनाल शहर के महिसिया पाट, कंठानाली, अंबेडकर मार्ग, इन तीनों स्थान पर ओवरब्रिज का भी मांग कर रहा हूं। और 149 एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि बौरपाड़ चौक से शुरू होता है, पालड़ा तक जाता है। उसका 4 लेनिंग के लिए हम लगातार लगे हुए हैं, अनुरोध किए हैं। आज अभी यहाँ भी 149 का 4 लेनिंग का मांग मैं आपके सामने करता हूँ। उस प्रकार के नेशनल हाईवे नंबर 53 का बलौर चौक से रेंगाली शहर तक उसका भी विकास और उन्नतीकरण किया जाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आज मिलके भी मैं बोला हूं। धन्यवाद। ये 3-4 मांग जो है इसको जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। नेशनल हाईवे सर, 1 मिनट का, नेशनल हाईवे नंबर 53 का एक ऐसा 25 किलोमीटर का पोर्शन है माननीय श्री जिसमें लक्ष्मीकांत एनटीपीसी जोर से बोलना। आप बोलिएगा, आप बोलिए। नहीं आ जाएगी, आप बोलिएगा, शुरू हो जाए। सभापति महोदय जी, आएगा वो अपने आप करेगा। बैठ जाओ। अब देखिए। माननीय सभापति महोदय जी, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकसभा संत कबीर नगर से आता हूं। मेरे जनपद में मेरे समुदाय निषाद मल्लाह तमाम बेरोजगार हो गए हैं। जो नदियों पर घाटों पर नाव जलाने का काम करते थे, आज वहां पुल बन गया है। इस समाज के लोग सब बेरोजगार हो गए हैं। मछली मारने का काम करते थे और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार श्री अखिलेश यादव की 2016-17 में इन जातियों को अनुसूचित जाति में करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जो केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। मैं चाहता हूं सामाजिक न्याय मंत्री जी से और आपके माध्यम से कि हमारे निषाद समुदाय, राजभर और प्रजापति जातियों को अनुसूचित जाति में का दर्जा दिया जाए, उनको घोषित किया जाए और इनके गरीबी को देख करके माननीय नेताजी के समय में समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में इन जातियों के बालू का और मोरंग के पट्टे दिए गए थे, उस प्रकार फिर से चालू किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। माननीय श्री जी.एम. हरीश बालयोगी जी। Sir, thank you, Chairperson, for allowing me to raise an important matter concerning my constituency. Amlapuram, located in the Godavari Delta, comprises several waterlogged rural habitations, many of them inhabited by fish folk communities.
Their mobility depends entirely on limited network of rural roads and narrow single-lane bridges that are no longer adequate for present-day transportation and disaster response requirements. These routes have particularly become critical during the frequent cyclones and floods that affect the delta. Evacuations, ambulance movements, and delivery of relief materials are often delayed because of existing bridges cannot support two-way traffic or larger emergency vehicles. I wish to draw attention of 4 such critical rural links where upgradation of the road stretches and replacement or strengthening of inadequate bridges structures is currently required. First one is the Neelarevu Bridge. Second is the road and bridge between G. Molapalam and Palamkuru villages. Third one is this road and bridge connecting between Guttandevi and Gogilanka villages. Fourth one is the Bund Road of PIP Bank in I. Polavalam. As these routes are vital for safety and mobility of several habitations, I request the government to consider these links for upgradation under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana by strengthening and upgradation of existing rural road stretches and replacing or improving inadequate bridge structures. Thank you, sir. धन्यवाद. माननीय श्री नरेश गणपत महस्के जी. नरेश गणपत महस्के जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये आमचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नाने 900 बेडचं सिव्हिल हॉस्पिटल तयार होत आहे. या हॉस्पिटल्समध्ये 6 महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, बाजूचा रायगड जिल्हा आणि आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यातील प्रचंड अशी पेशंटची संख्येचा लोड असतो आणि यामुळे क्रिटिकल ज्या काही शस्त्रक्रिया आहेत डॉक्टर अभावी त्या ठिकाणी होत नाही आहेत. याकरता मी पहिली मागणी करतो की हॉस्पिटल तर आपण बांधतोय परंतु त्याचं रूपांतर सरकारने नवीन PPP स्वरूपात मेडिकल कॉलेजमध्ये रूपांतर केलं तर नवीन डॉक्टर्सही तयार होतील आणि चांगली ट्रीटमेंट मिळेल. तसेच वित्त मंत्री यांनी येत्या 3 वर्षात बजेटमध्ये डिक्लेअर केलं की 4500 कॅन्सरचे डे केअर बेड्स आणि 200 नवीन केंद्र सुरू करूया. जिल्हा स्तरावरती स्पेशालिस्ट डॉक्टर कॅन्सरवरती मिळत नाहीत, अँकोलॉजिस्टची कमी असते. म्हणून माझी दुसरी मागणी आहे की कॅन्सर केअरसाठी हब अँड स्पोक मॉडेलची अंमलबजावणी करावी जेणेकरून जिल्हा केंद्र जी आहेत टाटा मेमोरियल सारख्या अनेक संस्था कॅन्सरवरती काम करतात त्यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग PPP मॉडेल्सवरती त्यांना मार्गदर्शन करतील आणि जिल्ह्यामध्ये कॅन्सरवर ट्रीटमेंट सुरू करील जेणेकरून जास्तीत जास्त गरीब रुग्णांना त्याचा उपयोग होईल. तरी सरकारने या मागण्यांचा योग्यपूर्वक विचार करावा अशी या सभागृहात मी विनंती करत आहे. धन्यवाद. माननीय डॉक्टर T. सुमति जी. Thank you very much, Chairperson, sir. Sir, the world has rarely seen a great personality like Muttamilaringa Dr. Kalaignar, and I rise here to urge the Union government to honor Dr. Kalaignar with the highest civilian award, Bharat Ratna, sir. Sir, Dr. Kalaignar is the champion of Dravidian legacy and he is the trailblazer for that principle. And the policies which he has set to uplift the downtrodden and the marginalized people as a champion of all those causes actually set a benchmark for others to emulate, sir. Sir, Einstein has once said about Mahatma Gandhi that generations will come, but it is hard to believe that such a man ever walked on earth in flesh and blood. The same can be said about our dear Dr. Kalaignar. Sir, I tell you why. Because from the humble beginnings, from 1957 to 2016, for 60 years, from a village in southern Tamil Nadu, Tanjavur district, he rose to the pedestal of chief ministership with his great political and literary acumen. He has the unique distinction of winning all the assembly elections he contested throughout his political career.
His political acumen and literary excellence has made Dr. Kalaignar taller than his contemporaries. Sir, the path that he set, what sets him apart from other political leaders and social leaders is that he has chosen the path of radical democratic path and has led the self-respect movement for more than 15 years, sir. Sir, Please place dialects in plays, dramas as well as in Tamil cinema has liberated the Tamil society from the dark evils of superstitions and caste dominance prevailing in that time, sir. Sir, every scheme or order he signed has become the moral code of politicians of generations to come. Dr. Kalaignar's sense of humor, wit and presence of mind will be remembered in human history forever. The empathy, compassion and love showed by Dr. Kalaignar has made him the numero uno in politics. He had the best associations with all the presidents and prime ministers of his era. Madam, your demand. So more than anything else, Dr. Kalaignar lived whole of his life for the welfare of the Please people place of your his demand. country, especially Tamil Nadu, particularly the poor underprivileged people of his country. For his humongous contributions to Indian politics, literature and Dr. society, Bachao I urge the Shobha Union Dinesh ji. government, sir, to honor Dr. Kalaignar with the highest civilian award. डॉक्टर बचाओ शोभा दिनेश जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या धुळे लोकसभा मतदारसंघातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात अतिशय संतापजनक आणि मन सुन्न करणारी घटना घडली असून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष या घटनेकडे लागून आहे. अध्यक्ष महोदय, 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे एका 4 वर्षीय चिमुकलीवर एका नराधमाकडून अत्याचार करत तिचा निर्गुण खून केल्याची घटना समोर आलेली आहे. विजय खैरनार हे या नराधमाचं नाव असून सदर आरोपीने गुन्हा देखील कबूल केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण मालेगावमध्ये अनेक आक्रोश मोर्चे त्या ठिकाणी निघालेले आहेत. राज्य सरकारने ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ही निंदनीय घटना रेप विथ मर्डरची असल्याने या प्रकरणाची जलद चौकशी करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय सदरची घटना फास्ट ट्रॅक न्यायालयामध्ये या ठिकाणी घेण्यात यावी आणि सदर आरोपीला त्या ठिकाणी फाशीची शिक्षा देण्यात यावी व चिमुकलीला त्या ठिकाणी न्याय देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढाओ असा सरकारचा नारा आहे, परंतु मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते की महिला आणि मुलींच्या संदर्भात कडक कायदे करण्यासाठी केंद्र शासनाने या ठिकाणी शक्ती कायदा लागू करावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. माननीय श्री राजा राम सिंह जी. सभापति महोदय, भारतमाला परियोजना, ग्रीन कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये हमारे इलाके के गया जिले, औरंगाबाद, रोहतास के ग्रामीण इलाकों से गुजरती है और बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है. डिहरी में, सासाराम में, नबीनगर में, इन तमाम इलाकों में. लेकिन कहीं भी 2013 के कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है. हमारी मांग ये है कि भूमि अधिग्रहण जहाँ कहीं भी इन परियोजनाओं के तहत हो रहा है, 2013 के कानून के तहत किसानों को मुआवजा मिले, उसका अनुपालन हो और ये सख्ती से अनुपालन हो. एक बात ये. दूसरी बात इसी में कि एक बार कम से कम देश के स्तर पर बड़े पैमाने पर ज़मीन के अधिग्रहण चल रहे हैं, तो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इसकी समीक्षा की जाए. देश में आबादी बढ़ रही है, खेती की ज़मीन घट रही है, तो इस एंगल से भी कभी कभी इसका सरकार समीक्षा करे. जो मुझे लिस्ट दिया गया है उनमें से मैं नाम पढ़ रहा हूं, और ख़ास करके जिन्हें फ़्लाइट है, जो एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं, उनका नाम आगे पीछे होता रहता है. लिस्ट में होना, लेकिन नाम लिस्ट में होना चाहिए. नाम लिस्ट में होना चाहिए. मैं आपको बुलाते रहता हूं लिस्ट के प्रकार. माननीय श्री विजय बघेल जी. नेक्स्ट बुलाइए सर. माननीय श्री गोवल कागड़ा पाड़वी जी. सर, आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की वास्तविकता
और आकर्षित करना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल व स्वच्छता विभाग की प्रमुख योजना है, बार बार केंद्र सरकार जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो एनुअल एक्शन प्लान है वो भले राज्य सरकार बनाती है बट फाइनलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तकनीकी हस्तक्षेप, दोष सुधार, कोर्स करेक्शन, MIS ट्रैकिंग होगा, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही जमीनी प्रगति की निगरानी भी केंद्र सरकार की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय ऑनलाइन डैशबोर्ड पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें जियो टैग फोटो लगाए जाएंगे? क्या सभी ठेकेदारों की सूची भी दी जाएगी, किन्हें ब्लैकलिस्ट किया है उनके नाम भी दिए जाएंगे, और जो ब्लैकलिस्ट किए गए हैं उनकी कार्रवाई की गई है, कौन सा कितनी राशि वसूली गई है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी? साथ ही साथ जो भी ग्राम पंचायत में हैंड ओवर किया गया है, क्या उनकी भी सूची और जियो टैग फोटो डाले जाएंगे? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। एंड में इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब तक ऐसा मजबूत पारदर्शी वास्तविक समय में उद्यतन और जियो टैग राष्ट्रीय डैशबोर्ड नहीं बनाया जाता, तब तक ये महत्वपूर्ण योजना अपारदर्शिता एवं लापरवाही की जोखिम में बनी रहेगी और ग्रामीण भारत, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र आज भी सुरक्षित पेयजल के लिए तरसते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री सौमित्र खान जी, माननीय श्री सेल्वराज, माननीय श्री सेल्वराज जी, माननीय श्री सुनील दत्तात्रेय, माननीय श्री कालीपद सरेन खेरवाल जी। बोलिए सर जी, माइक आ जाएगा, बोलिए, स्टार्ट करिए। Speak on an important issue. Sir, as we know, Santals are the largest homogeneous tribe in India. They are mostly inhabited in the states of West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar, Assam and Tripura. Sir, Santal and other Adivasi community profess and practice their own religion, Saridharam and Sadnadharam, since time immemorial. Sir, although the right to practice, profess and propagate our own religion as per Article 25 and 26 of the Constitution of India, yet the Santals and other Adivasi communities has not been yet allotted separate religion code for Saridharam and Sadnadharam. Sir, I would like to mention here that West Bengal Assembly has already introduced and approved a bill as per motion under Parliamentary Rule 185 for allotment of separate religion code Saridharam for Santal and Sadnadharam for other Adivasi community on 17th February 2023. Therefore, sir, I humbly request that in honor to the religious sentiment, Santals and other Adivasi community, please arrange for separate religion code Saridharam and Sadnadharam, and I also demand for separate column for